नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेम्स स्टार जीएस गुरु में। जो कि हम लोग आज नई सीरीज की स्टार्ट करते हैं। वो सीरीज है एम लक्ष्मीकांत बुक डीप एनालिसिस। नए आगाज, नए तरीका, न्यू पैटर्न के हिसाब से एग्ज़ाम ओरिएंटेड को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को हम लोग लाए हैं। और ये खासकर आईएएस और पीसीएस वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रामबाण है। और ये ऐसी सीरीज है कि आप लोग इस क्लास को करोगे तो कहोगे कि मैंने आज कुछ पढ़ा, ऐसा कुछ पढ़ा जो सबसे हटके है, सबसे अलग है। तो उस प्रकार का हम लोग आज अध्ययन कराएंगे। और ये थोड़ा डीप में रहेगा, क्लासें लंबी चलेंगी, तो आपको धैर्यतापूर्वक इन क्लासों को पढ़ते रहना होगा। अगर सारी क्लासें आप लोगों ने करी तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, पॉलिटी से आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा। किसी के सामने आपसे कोई पूछता है, आंसर क्वेश्चन करता है, तो आप तुरंत आंसर बताओगे। किसी की हिम्मत नहीं होगी आपके सामने ज़्यादा तर्क वितर्क करने की। उस हिसाब से हम लोग पढ़ाएंगे, ये दावे के साथ कहता हूँ। पढ़ाना और समझाने की मेरी एक गारंटी है। तो हम उस प्रकार से पढ़ाएंगे, एक नए तरीके से, रट्टा तोता वाला नहीं कि रटा दिया किताब से पढ़ाई, वो हिसाब नहीं है मेरे पास। मेरे पास है कि व्यक्ति को कितना समझ में आया, हमने कितना पढ़ा है और समझ में कितना आया, उस हिसाब से कंटेंट डिलीवर करने की जो शक्ति रखे, वही है एक टीचर। और व्यक्ति को समझ में आए और आगे वाले को कितना समझ पा रहा। और मेरा मकसद रहेगा कि एक छोटा सा छोटा व्यक्ति भी, जिसका कोई ह्यूमैनिटीज़ का कोई बैकग्राउंड भी ना रहा हो, उसे समझाने की पूरी कोशिश हम करेंगे। और वो व्यक्ति समझेगा भी, हम इतना दावा करते हैं। कैसे? छोटा से छोटा, बेसिक से बेसिक लेवल का पढ़ाऊँगा कि आप लोगों को कहानी के थ्रू एक दूसरे मतलब रिलेट करके आज के समय को और इतिहास के समय को जोड़ करके बताऊंगा। एक दूसरे को संबंध बताऊंगा, पहले क्या था, अब क्या था, इस समय करंट में क्या चल रहा, उस समय क्या था, सारी घटनाओं को जोड़ के, सारी कहानी फॉर्म में। तो पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग बढ़िया से समझो। तो यही हमारा मकसद है। तो एक पॉलिटी की बुक एम लक्ष्मीकांत सिर्फ बुक नहीं है, इसमें मेरा एफर्ट भी है, मेरा पढ़ाने का तरीका है। मैं सिर्फ किताब को नहीं पढ़ाऊँगा, मैं किताब को आपको ये दिखाऊंगी कि किताब कैसे पढ़ी जाती है, किताब का स्तर क्या होता है और पढ़ाने का स्तर क्या होता है। पढ़ाते सब लोग हैं, आप पढ़े होंगे कई लोगों से और पढ़ते भी रहोगे। कई लोगों से हमसे ही नहीं पढ़ोगे, सब लोगों से पढ़ते हो आप लोग, तो पढ़ोगे। लेकिन आप एक कंपैरिजन करना कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ और दूसरे लोग कैसे पढ़ा रहे हैं। हाँ, अगर इस क्लास में कुछ शक्ति है, कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, तो इस क्लास को करिए, अन्यथा नहीं। अन्यथा आप क्लास को ना करिए, मेरी तो यही राय है। हम अगर आपका समय लेंगे तो आपके अंदर कुछ सीखने वाली चीज़ें डालेंगे माइंड में। और ऐसे नहीं एक स्टोरी फॉर्म में, एक रिलेट करके, ऐसे नहीं किताबी ज्ञान दे दिया आप पढ़िए याद करिए, वो नहीं। आपको कारण बताएंगे, रीजन, ये चीज़ आई तो कैसे आई, कोई कारण है। एग्जाम्पल मान लीजिए, कोई पहलू है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, आखिरकार क्यों बना, कारण क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया ही क्यों गया, पहले क्यों नहीं बना। और पॉलिटी राज व्यवस्था की स्टार्ट कैसे हुई, इसका कारण क्या था, इसका हम लोग पढ़ते हैं, इसका कारण कभी जानने की कोशिश करिए, नहीं करी ना। कि पॉलिटी का
मतलब मकसद क्या था लाने के लिए, मतलब राज व्यवस्था क्यों स्टार्ट हुई। एक होता है ना कि हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं, लेकिन आखिरकार इस सब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, एक प्रशासन में क्यों राज व्यवस्था की ज़रूरत पड़ी। प्रशासन मतलब राज व्यवस्था, प्रशासन किसके थ्रू चलता है, राज व्यवस्था पॉलिटी के थ्रू ही चलता है हमारे यहाँ। अगर प्रशासन कुछ करेगा, कार्यपालिका कुछ करेगी, तो वो पॉलिटी संविधान के थ्रू ही कार्य करती है। संविधान हमारे इंडिया में सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा भी। तो संविधान हमारे प्रशासन की एक रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हुई, इंसान गया काम से, चल नहीं पाएगा बैठा बैठा। बस धीरे धीरे अगर किसी इंसान के अंदर चलने और चीज़ें कम होती हैं, चलने फिरने की चीज़ें कम होने लगती हैं, तो इंसान के अंदर एनर्जी कम होती है, खाना पीना कम हो जाता है, धीरे धीरे वो उसका ग्राफ गिरने लगता है और धीरे धीरे उसका बड़ा दिक्कत आती है बाद में। तो वो इंसान की कुछ अंदर चीज़ें त्रस्त भ्रस्त हो जाती हैं और भगवान को कभी कभी प्यारे भी हो जाते हैं। ऐसे हमने एग्जाम्पल भी देखे हैं। तो यही कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी बहुत इंसान को जीना सिखाती, चलता रहता फिरता रहता है, और रीढ़ की हड्डी काम करना बंद किए इंसान, सारा काम खेल ख़त्म हो जाता है। तो हमारे प्रशासन की ज़रूरत के लिए क्या है, वो संविधान की ज़रूरत इसी क्यों पड़ी, पढ़ लेते हैं हम लोग क्यों पड़ी, तो उसका कारण भी बताएंगे आज। इसका क्या नाम है, पॉलिटी। तो ये हम लक्ष्मीकांत बुक है हमारी, देखिए। तो हम लोग इसी का अध्ययन कराएंगे, नए तरीके से कराएंगे कि आखिर कैसे पुस्तक का अध्ययन किया जाता है। और इस बुक को सिर्फ बुक ही नहीं, बुक में तो पढ़ाएंगे पूरी की पूरी, कुछ ऐड करेंगे आपको सिखाने के लिए। आपको एक पीटी और मेंस दोनों के लिए, आईएएस पीसीएस के पीटी मेंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये कंटेंट। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको। संविधान की विकास की यात्रा कैसे कैसे 1608 में कंपनी आई, 1665 में दीवानी अधिकार प्राप्त हुए, 1858 में सिपाही विरुद्ध विद्रोह हुए, प्रत्यक्ष शासन आया क्राउन के हाथ में, और 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। और 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। इसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे हम लोगों को स्वतंत्रता मिली, इसका पूरा अध्ययन करेंगे। बैकग्राउंड का मतलब ये संविधान कैसे बना, इसकी डिमांड कहाँ से आई, कैसे कैसे इसका स्तर बढ़ा, तो वही है। तो संवैधानिक विकास की यात्रा यही है। तो अंग्रेज लोग किस मकसद से भारत आए थे, आपसे पूछते हैं, बताइए आप। जो वो यहाँ इंडिया आए थे अंग्रेज, जो विदेशी कंपनियाँ थीं यूरोप की, वो किस मकसद के लिए यहाँ आई थी, बताइए आप। कि शासन व्यवस्था को
मैनेज करने के लिए, शासन व्यवस्थित शासन प्रशासन के लिए आई थी, कि एक सिर्फ व्यापार के लिए आई थी, कि उनका कुछ और मकसद था? बताइए, आप बताओ। तो आप बताओगे कि उनका मकसद ही था कि शासन व्यवस्था करना, वहाँ सब मैनेज करना, वहाँ अपना उपनिवेश स्थापित करना, लेकिन एक सरासर गलत है। उनका ये मकसद नहीं था। उनका मकसद इंडिया को उपनिवेश स्थापित करना नहीं था। उनका मकसद था कि इंडिया से कितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो यहाँ से व्यापार करें, धन इकट्ठा करके अपने देश ले जाएं। यहाँ से काली मिर्च है व्यापार में, इलायची है, रेशम है, और ये सारी चीज़ें, काली मिर्च, रेशम, और काली मिर्च तो उन लोगों ने ब्लैक गोल्ड कह दिया। काली मिर्च उनकी एक बहुत प्रिय हो गई थी, तो काली मिर्च उनकी प्रिय हो गई थी, तो उनसे ब्लैक गोल्ड कह दिया। तो वो लोग वहाँ से इन चीज़ों को देख के इंडिया को, कि यहाँ बहुत बड़े लेवल पर संसाधन हैं, खाने, खनिज पदार्थ, चीज़ें, और बहुत संसाधन हैं यहाँ। इंडिया तभी तो कहलाता था हमारा कि इंडिया एक सोने की चिड़िया है। ऐसे नहीं कहलाता था। उस समय के हिसाब से इंडिया बहुत पावरफुल था विश्व में। एक अध्ययन बताता है कि इंडिया के पास लगभग समथिंग 22 से 24% जीडीपी का था। विश्व की जीडीपी का हिस्सेदारी 24% थी। मतलब आज हमारी क्या दशा है, आज आप लोग जानते हो। उस समय जो कि वर्तमान अभी 22 से 24% यूएसए की अर्थव्यवस्था जीडीपी है, तो हमारी उस समय थी 1700 में। आज जब अंग्रेज छोड़ के गए तो जीडीपी हमारी वर्ल्ड लेवल कितनी बची? 3%, 3 से 4%। समझ सकते हो आप कितना उन्होंने लूटने का प्रयास किया, और प्रयास करते रहे। तो हमारी यहाँ की जनता और जागरूक हुई, लेकिन समय लग गया बहुत। धीरे धीरे आक्रमणकारी बनी, तो डिमांड हुई कि मुझे अपने भारत को स्वतंत्र कराना है। बड़ी बड़ी महापुरुष पैदा हुए, बड़े बड़े राजनेता पैदा हुए, उन्होंने सब त्यागा, सुख चैन त्याग दिया, अपनी स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया। हमारे कई ऐसे राजनेता और शहीद, मान लीजिए शहीद भगत सिंह जैसे कई लोग थे जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दे दिया। और कई माताएं थीं, उन्होंने अपने बच्चों को देश की रक्षा के लिए अपने बच्चों को निछावर कर दिया कि जाओ बेटा, अपना देश सर्वोपरि है, अपना समाज सर्वोपरि है, तुम इसकी रक्षा करो। तो उस समय की माताएं जो थीं वो भी थोड़ी कठोर थीं, उनके अंदर था मोह माया बच्चे के प्रति, लेकिन ऐसा था कि तुम ऐसा करो कि मेरा नाम भी हो। तो कई ऐसे क्रांतिकारी पैदा हुए। आज उस समय जब ये क्रांतिकारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें आतंकी समझती होगी। आज हम लोग, हमारे वो स्वतंत्रता सेनानी हैं, आज हम उनको सम्मान देते हैं कि सब कुछ बलिदान कर दिया देश के लिए, अपना शरीर निछावर कर दिया। तो उनका हम लोग सम्मान करते हैं, उनको हृदय में सजोते हैं उनकी चीज़ों को, कि हाँ हमारे राजनेता हैं, हमारे कई महापुरुष हैं, इन्होंने सब कुछ बलिदान किया। तो उनको कोटि कोटि प्रणाम ऐसे महापुरुष और राजनेताओं को, जिन्होंने अपनी परवाह किए बगैर अपने देश को सर्वोपरि करने की कोशिश करी।
तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर न करते हुए आपको इसकी चीज़ें बताएंगे। थोड़ा आज आप लोग पढ़ाई पे कम जाइए। आज एक स्टोरी बताऊंगा सब लोगों को कि आखिरकार कैसे राज व्यवस्था स्टार्ट हुई। राज व्यवस्था मतलब राज को व्यवस्थित करने का तरीका माइंड में आया कैसे लोगों को कि राज को कैसे व्यवस्थित किया जाए। ये होता ना, जब ज़रूरत होती है इंसान की तभी पैर फड़फड़ाता है, तभी पैर बढ़ाता है। तब तक जिसको मतलब मान लीजिए आपके पास भोजन ही खाने को ना हो तो आप भजन नहीं करोगे ना। तो जब आपके पास पेट पूरा भरा होता है, पेट भर जाता है, तो आप दुनिया के बारे में सोचते हो कि हाँ यार दुनिया में क्या चल रहा है। जब तक पेट नहीं भरा हो तब पेट भरने की कोशिश करते हो कि कैसे मेरा पेट भरे, दुनिया से नहीं मतलब मुझे। तो पेट भरने का कि मेरा पेट सुरक्षित हो, मुझे जो बेसिक मूलभूत चीज़ें वो मुझे मिलती रहें पहले, दुनियादारी से नहीं मुझे मतलब, विश्व में क्या चल रहा क्या नहीं। जब आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती हैं तब वो ऊपर सोचता है कि आखिर देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल, अच्छा विदेशों में क्या है, विदेशों में किस चीज़ की डिमांड है, विदेशों में क्या क्या है, हमें उसमें वहाँ भ्रमण करना चाहिए। तो फिर भगवान का अध्ययन कर, भगवान है कि नहीं है, भगवान पूजा पाठ करता है तभी करता है जब पेट भरा होता है। एक वो नहीं, एक कथन है, भूखे भजन हुए ना गोपाला, मतलब भूखे भजन गोपाल का नहीं होता। तो भूखे भजन नहीं किया जा सकता है, भजन तभी किया जा सकता है जब पेट भरा होता है। तो हमारे जितने महापुरुष हुए धीरे धीरे उन्होंने जाना कि आखिर इंडिया में क्या दिक्कत है। बहुत महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने अपना अपनी हिस्सेदारी दी, तो उसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कि इंडिया में ये लोग आए क्यों, कई कंपनियां आई थी यहाँ सिर्फ अंग्रेज ही नहीं आए थे, पुर्तगाली आए थे, डेनिश आए थे, फ्रांसीसी आए थे, तो कई ऐसे आए, अंग्रेज भी आए उसमें। तो ये सब लोग सब आते रहे और सबसे पहले पुर्तगाली आए, डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। इनका क्वेश्चन पूछा जाता है पहले कौन आया था, इनका सिक्वेंस पूछ यूपीएससी IAS में खास कर उनका ये रहता है कि पहले कौन आया था। पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीस मतलब अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, तो इनका सिक्वेंस पूछ लिया जाता है। तो आप इनका सिक्वेंस रखना याद। तो पहले कौन आया, पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर तीसरे नंबर पे अंग्रेज आए, चौथे नंबर पे फ्रांसीसी। तो इसको और चौथे नंबर डेनिश आए, फिर पाँचवें नंबर फ्रांसीसी आए। तो ये सब आए लोग, इन्होंने इनके अंदर एक वो आया कि इंडिया में बहुत संसाधन है, काली मिर्च है, बड़े मसाले हैं, धन है, डायमंड हैं, रेशम है, और ये कपड़े हैं, ये बहुत लेवल, नील है यहाँ बढ़िया से उत्पादन, तो यहाँ आए उत्पादन करें आके। और उस समय जब ये लोग क्यों अच्छा ये बताइए, ये लोग भारत में मतलब भ्रमण के लिए क्यों हर जगह निकले थे। कोलंबस आया, वो आया था, वास्को डिगामा आया था हमारे यहाँ काली तट पर 1498 में, क्यों आया था, उसके अंदर क्या था। उसके अंदर एक था कि भ्रमण के लिए निकलूं तो नई एक खोज करूं। उनके अंदर एक मसाले की होड़ आ गई थी कि मुझे यहाँ से मसाले ले जाना, अपने यहाँ महंगे स्तर पे बेचते थे। यहाँ से मान लीजिए ले गए कोई मसाला 1 रुपये का, तो वहाँ अपने यहाँ 20 रुपये का बेच रहा, तो उन्हें प्रॉफिट हो जा रहा। उनका जो प्रॉफिट था ज़्यादा बच रहा था, एक चीज़ की उसमें 19 रुपये बच रहे उन्हें फीस में बेचते जाके, तो प्रॉफिट मार्जिन उनका बहुत रहता था। तो इसीलिए सारी कंपनियां निकली हर जगह, कहीं इंडिया भी आई, कहीं विदेश में, कहीं दूसरी जगह, मलेशिया, इंडोनेशिया, हर जगह, अफ्रीका, कहीं सब जगह, यूरोपी सब जगह गए।
सब जगह गए, वहाँ से हर प्रकार के संसाधन यूज किए, इकट्ठे किए, वहाँ उपनिवेश अपना स्थापित कर दिया। वहाँ के जो मूल लोग थे उन्हें अपने अंडर में कर लिया कि हम ऐसा बताएंगे, ऐसा आप लोगों को करना है। तो वहाँ की जनजातियाँ सबको अपने अपने अंडर करके अपने हिसाब से हैंडल करा, उन्हें इसको वर्कर बना दिया, अपना मालिक बन गए। जो वहाँ के भूस्वामी थे उनको हटा के अपना भूस्वामी बन गए, उन्हें वर्कर बना दिया, उन्हें वर्कर बना के उनसे काम करवाया, दास दासी वाला टाइप। तो इस हिसाब से तो वो कंपनियां कैसे आईं, जब उन्होंने देखा इंडिया बहुत धन संपत्ति बहुत है, तो एक इसको कहानी के थ्रू आपको बताते हैं। मान लीजिए कि एक दूसरे गांव का व्यक्ति एक दूसरे गांव में गया, देखा कि ये गांव बड़ा अमीर है, इसमें जो लोग भी हैं, एक लोग था मतलब कुछ लोग हैं वो भी अमीर, उनके पास बड़े लेवल पर कृषि है, उसमें बड़े लेवल का उत्पादन होता है और हर प्रकार की वस्तुएं, कुछ खाने के लिए टमाटर भी उगा लेता, कुछ चावल भी उगा लेता, कहीं धान चावल और कहीं काली मिर्च, कहीं सब कुछ, मतलब अपना छोटा छोटा स्तर सब कुछ, ऐसी उर्वरक शक्ति है मिट्टी में जो सब कुछ उपजा लेता है। तो दूसरा किसान जब गया, देखा, एक दूसरा व्यापारी गया, उसने देखा इस गांव में बड़ा है यार, संपत्ति है बहुत, धन संपत्ति वाला गांव है, ऐसा करें यहाँ अपना रुतबा स्थापित किया जाए, अपना वर्चस्व स्थापित किया जाए। तो उसके मन में खोट आ गया, चलो धीरे धीरे यहाँ स्टार्ट करते हैं। वो गया, अपना बिजनेस, थोड़ा कुछ दुकान डाली, वहाँ के लोगों को थोड़ी जान परिचित की। बाहर का व्यक्ति था दूसरे गांव का, तो उसने बिजनेस कुछ दुकान डाली, धीरे धीरे उसमें और स्तर बढ़ाया। तो वहाँ दुकान बड़ी बड़ी, तो उसे लगा एक तो गार्ड रख लेते हैं, गार्ड के थ्रू कंपनी बड़ी वहाँ की, उसने कंपनी बना दी। धीरे धीरे लोग उसमें हो गए ऐड उसी गांव के, और कई अपने यहाँ के और ले गया और वहाँ के गांव को ही अपने अंडर में कर लिया धीरे धीरे कि हम आपको इतना रुपए देंगे, आप मेरे साथ रहिए, आप ऐसे। वहाँ के कुछ गांव के कुछ लोगों को अपने अंडर में कर लिया। तो और धीरे धीरे जो मुखिया था उसको अंडर में कर लिया, फिर मुखिया से कि हम तुम्हें रुपए देंगे, तुम मेरे सपोर्ट में रहो, तो मुखिया उसके सपोर्ट में आ गया। वही दुकान, एक व्यापारी मुखिया जो गांव का था उसके सपोर्ट। धीरे धीरे उसने सोचा मन में कि मुखिया सब आ ही गए, तो अब हम ही ना उस गांव के मुखिया ना बने, तो हमें मेरा और प्रतिष्ठा मान सम्मान होगी, अब हम सब हैंडल करेंगे, मेरा जो बिजनेस होगा हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, गांव वालों को हम लूट लेंगे, चाहे जितना, कोई कहने वाला नहीं है। मुखिया होता है ना, वो कहेगा, तो हम ही ना मुखिया बन जाएं। तो उसके अंदर खोट आया, तो मुखिया बनने की कोशिश करी, तो मुखिया बन गया। तो सारी उसने तहस नहस स्टार्ट कर दी जब मुखिया बना। तो इधर किसी को लूटा, कहीं इधर टेक कह रहा कि आप सही से नहीं खेती करते हो, कि आप हमें इतना वो दीजिए रुपए, इसका किराया दीजिए, इतना टैक्स दीजिए। तो धीरे धीरे उसने उस रुपए को वहाँ न लगा के वहाँ से लूटता था, अपने गांव, अपने क्षेत्र में, अपने जो गांव थे वहाँ भेजता था, अपने वहाँ के लोगों को यहाँ स्थापित करके, और वहाँ से रुपए कमा के अपने गांव भेजता। तो सारा रुपए वहाँ से कमा के अपने गांव भेज रहा, वहाँ नहीं लगाया उसने। उसका मकसद ही नहीं था उस गांव को हम बड़े लेवल पर प्रोग्रेस होने दें, उसका मकसद था उस गांव को नीचे गिराना, उसमें से सारे धन को खींचना। उसका मकसद यही था ना, उसने यही देख के तो आया ना, बिजनेस खड़ा किया। तो उसने धीरे धीरे अपना वहाँ से सारा धीरे धीरे वहाँ से धन निकालने लगा। तो उस गांव को एकदम बिल्कुल दरिद्र बना के छोड़ा। तो गांव के लोग एकदम, उनके अंदर एक विद्रोह की भाव होगा कि ये व्यापारी ने, इस दुकानदार ने मेरे गांव को जब से आया तहस नहस कर दिया। कहीं किसी के ऊपर टैक्स लगा रहा, कहीं किसी के ऊपर रुपए कर्जा दे के उनके ऊपर राजस्व वो ले रहा है, टैक्स ले रहा है, कर्जा दे दिया तो उन पर उस पर हाई लेवल का वो लगा रहा है ब्याज। तो वो उसमें ब्याज की दर में ही फंस जाते थे, उसी के साइकिल में ब्याज ही नहीं पूर्ति कर पाते। धीरे धीरे वो सारे गांव वाले उसके ब्याज के चपेट में आ गए। उसको लालच देते कि आप हमसे ब्याज ले लो, आज इतना परसेंट देना। तो सारे लोग उससे ब्याज से लेते लेते रुपए सारे भर ही नहीं पाए, उसके अंडर में आ गए। जब जैसा वो चाहता वैसा करवाता।
तब उन्होंने कहा ये एक है, इसके और साथी हैं मान लो 4 5 3 4, हम लोग 1012 से हैं, कुछ ऐसा करो मिलके कि अपना जैसा गांव था वैसा बनाने की कोशिश करें। तो सब लोग इकट्ठे हो गए। जो जो मुखिया था उसके पास ताकत नहीं रही, तो उसने कह दिया जैसा आप लोग करो, हमें कोई मतलब नहीं। तो उसने कहा गाँव वालों का कि आप बन जाना मुखिया, हम लड़ाई झगड़ा करके जीत जाएंगे उससे, आप लेकिन मुखिया बनना। कि ठीक है। उसने कहा ठीक है, हम बन जाएंगे मुखिया। तो उन्होंने रिवोल्ट किया, अपना विद्रोह किया धीरे धीरे। कहीं उसने उस व्यापारी के पास रुपए था, विद्रोह कहीं स्टार्ट किया, कहीं दबा दे, ऐसे दबाता रहा धीरे धीरे। तब गाँव की पीढ़ी की दर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी पैदा हुई, वो और जागरूक हुई। वो पहले तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर दूसरी जो पीढ़ी पैदा हुई वो उसके अंदर आखिर मेरा गांव कैसे बताते थे। पहले वाले जो लोग थे बताते कि हमारा गांव इतना सोना चिड़िया था, और ये लोग जब से ये व्यापारी आ गया इसकी वजह से गांव धीरे धीरे ब्याज की लपेट में आता गया, और पूरा गांव ब्याज के चक्कर में पड़ के सारा इसके अंटर में आ गया। जो जैसा करवाता रहा वैसे ही सब लोग करते रहे, कुछ नहीं सब लोगों के पास बचा। इतनी धन संपत्ति थी, खेती थी, सब बेच दी, इसी ले ली सारी। तो बच्चे जो थे कि अच्छा, तो इस व्यापारी ने हम लोगों को बिल्कुल गिरा दिया। हम लोग पहले थे, बलिष्ठ थे। तो बच्चे जब पड़े हुए जो वही वो लोग थे, उन्होंने बच्चे के अंदर जागरूकता आई। तो उन्होंने बच्चे के अंदर जागरूकता जब आई, तब घर वाले, एक होता नहीं बच्चे, जब बच्चे के अंदर एक वो आता कि मुझे पढ़ना है, तो घर वाले भी पढ़ाते हैं। तो उन किसान और लोगों ने, बच्चे जब जागरूक हुए, उन्होंने देखा माहौल वहाँ के, जो वो व्यापारी के लड़के बच्चे और वहाँ थे, वो बढ़िया से खाते पीते थे, रहते थे, प्रशासन करते थे, देखते थे, देखा भाली करते थे। उसकी सेना हो गई धीरे धीरे, उसकी गाढ़ हो तो लगा कि ये बढ़िया खाते पीते, इसने व्यापार करके ऐसा सब कुछ किया, ये पढ़ा होगा, ऐसे रिलेट करके कि हम भी पढ़ाई करेंगे, हम भी ऐसा बनेंगे। तो वो लोग, उनका मकसद था कि वो बनने, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर वो भाव आ गया कि मुझे ये नहीं बनना, मुझे अपने गाँव को स्वतंत्र कराना है। तो वो उस चीज़ में संलिप्त हो गए। तो बाहर गए पढ़ने, अपने गांव ना पढ़ के बाहर गांव, दूसरे गांव में गए, शिक्षा ग्रहण की। फिर वहाँ दूसरे गांव से आके अपने गांव में वो प्रचार प्रसार किया, और जो नहीं निरक्षर थे, जो साक्षर नहीं थे, उनको बताया कि हमारा जो गांव था ऐसा था वैसा था, अब आज इस दशा में पहुंच गया, हम लोग इकट्ठे होना है, हम सब लोगों को, उन लोगों को साथ नहीं देना है। तो बड़ा भरसक प्रयास किया कि जो ये व्यापारी हैं उसके जो साथी हैं उनका हम लोगों को साथ नहीं देना, हमें अपने गांव वालों को साथ देना है। अगर हम गांव वाले सब स्वतंत्र हो गए तो हम लोग जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएंगे। तो सबसे गुजारिश की गई, जो पढ़े लिखे लोग जाते थे बाहर पढ़ने, फिर बाद में अपने गांव चले आते थे, उन्हें एक टारगेट बना लिया, अब मुझे अधिकारी, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, मुझे अपने गांव के लिए कुछ करना है। तो वो अंदर उनके भाव जागृत हुआ। जब इंसान को अपना स्वार्थ नहीं रहता तो वो कुछ भी कर जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया काम वो अलग ही प्रकार का, अलग ही लेवल होता है, और स्वार्थ पूर्ण किया गया काम तुरंत के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन जल्दी गिर जाता है वो इंसान। तो करप्शन क्यों होता है? स्वार्थ के लिए करप्शन होता है। अपना मतलब स्वार्थ, अपनी वजह, व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से करप्शन होता है। अगर वो निस्वार्थ भाव से काम करे अपने प्रशासन में, कभी देश में करप्शन नहीं होगा, और देश हर वक्त प्रफुल्लित, हंसता खेलता, एकदम इकोनॉमी डेवलप बढ़िया रहेगी, एकदम ग्रोथ करेगा देश। तो करप्शन की वजह से देश नीचे से घुट जाता है, उसमें दीमक लग जाती है। करप्शन दीमक है एक। तो वही, तो वो कहानी आपको बता रहे हैं। तो कहानी, वो सारे लोग उस वजह से आने पढ़े लिखे लोग गांव में स्थापित हो गए, सब अपनी मीटिंगें स्टार्ट करने लगे। तो उसे बड़ा ख़राब लगा, जो व्यापारी था उसने सोचा कि यार मेरे विपरीत ये लोगों को भड़का रहे हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग उनको डरवाने लगे, हम आपको ऐसा करते हैं, आपको मरा देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको फलाटिका, मतलब बहुत डरवाए वो। लेकिन पढ़ा लिखा इंसान डरता नहीं है ऐसी बातों से, वो लगता होगा देखा जाएगा। तो उसके अंदर डरता नहीं, लेकिन सॉफ्ट बहुत होता है, मुलायम होता है, वो समझता है चीज़ें, संवेदनशील होता है। लेकिन
जो कठोर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो जो बड़े लोग होते हैं उनके प्रति उसका रवैया बड़ा कठोर होता है। जो संवेदनशील, जो अपने कुछ खाने के लिए नहीं, उनके प्रति उनका रवैया बहुत संवेदनशील होता है। वो उनके के लिए सब कुछ करने के लिए खड़े हो जाते हैं, अपना सब कुछ त्यागने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक पढ़े लिखे की ये पहचान होती है। उनके अंदर स्वार्थपन, अगर बढ़िया से कोई एक पढ़ा लिखा कैटेगरी होती है, लेकिन उसको बताएंगे बाद में। अगर बढ़िया लेकर समझदारी वाला पर्सन है तो वो निस्वार्थ भाव से काम करता है। ऐसा करते तो इतिहास में नाम होता है उसका। पढ़े लिखे रोबोट वाले टाइप के होते हैं, वही करप्शन करते हैं। रोबोट जैसे सिर्फ किताबी ज्ञान होता है और बाहर समाज की कोई चीज़ें उन्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वही करप्शन कर जाते हैं। उन्हें सामाजिक सोशल नैतिक चीज़ें नहीं पता होती ना, और जैसे नैतिक सामाजिक चीज़ें पता होती, गुजरा होता है उस चीज़ से, झेला होता है, वो करप्शन जल्दी नहीं करता। शायद हज़ारों में एक हो, लेकिन उनकी मेजॉरिटी नहीं होती है। वो लाखों में एक, हज़ारों में एक होता है, वही करता है, वैसे नहीं। तो वो आए, उसे डरवाया, गांव के पढ़े लिखे लोग लड़कों को डराया, तो वो नहीं डरे, वो रिवोल्ट के लिए तैयार हो गए, विद्रोह, कि मुझे अब विद्रोह करना, इसको व्यापारी भगाना है। एक बार नहीं सफल हुए, 2 बार नहीं सफल हुए, वो उसके उल्टा कर दें उनको ऊपर, कहीं उसे सता दें, कहीं उन्हें वहाँ कर दें उसका कुछ, कहीं वहाँ कर दें। तो जितने पढ़े लोग उनको सताने लगा वो व्यापारी। लेकिन हार नहीं, वही नहीं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता रहूँगा। वही अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, नया गीत गाता हूँ, नया गीत गाता हूँ। मतलब नया गीत मतलब नया इतिहास लिखता हूँ। मतलब हारूंगा नहीं, चाहे जितना दिक्कतें आए मेरे लाइफ में, लेकिन हारूंगा नहीं, वही उनका। तो वही, तो वो हारे नहीं, ऐसे ही रिवोल्ट में विद्रोह स्टार्ट करते रहे। एक समय आया, व्यापारी हार मान गया। व्यापारी ने कहा अब मुझसे नहीं हो पाएगा। अब ये लोग समझ गए, पढ़ी लिखी पीढ़ी आ गई, पढ़ी लिखी पीढ़ी आ गई, अब मेरा बस नहीं इनको हैंडल करने का। उसने हथियार अपने छोड़ दिए, कहा हाथ जोड़ लिए, भाई जो गलती हुई क्षमा करो, हम आपके गांव को जो कमियां हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, अब मुझे क्षमा कर दो, मैं चला जाऊंगा। तब हमारे इंडिया में दया का भाव बहुत होता है। किसी ने माफ़ी मांगी, तुरंत हाँ ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, हम तुम्हें माफ़ करते हैं। तो उन लोगों ने, चलो भाई तुमने गलती स्वीकार करी, लेकिन तुम्हें माफ़ करते हैं। उसने कहा मुझसे संबंध बनाए रखना, हाँ ठीक बनाए रखेंगे, लेकिन आपने गलती स्वीकार करी। कोई भी महान व्यक्ति वही होता है जो गलती अपनी स्वीकार करे, किसी भी क्षेत्र में। अगर गलती नहीं स्वीकार करता है वो महान व्यक्ति नहीं होता है। गलती स्वीकार करे और अपने पथ पे चलता रहे, वो आगे अलग लेवल का दिखेगा। तो उसने गलती स्वीकार करी कि अब नहीं, तो तब हार गया। ऐसे नहीं गलती स्वीकार करी, उसके पास कुछ रहा नहीं, तब वो गलती माना कि अब नहीं। तो तब उन्होंने अपने गांव को स्वतंत्र कराया। व्यापारी वो दूसरी जगह गया, एक गांव वाले एकदम इकट्ठे हुए, एक गीत समारोह सम्मेलन खड़ा किया, एक कि सब लोग इकट्ठा होकर एक आज की तारीख से हम लोग अपने गांव का एक नया दिवस मनाएंगे। तो उन्होंने दिवस मनाया, प्रफुल्लित हुए, उस दिन को एंजॉय करने लगे। वो अपने गांव दिवस बना दिया उसका। तो ऐसे ऐसे एक कहानी क्या है, एक कहानी हमारे भारत की है। तो वो जीत हुई उस कहानी में गांव वालों की। ये हमारी कहानी, पूरी कहानी भारत से संबंधित है, भारत और अंग्रेज़ों से संबंधित पूरा सार है। इस कहानी को आप पढ़ लो और हिस्ट्री आपकी बैकग्राउंड बता देगी। तो अंग्रेज ऐसे ही आए, वो दूसरे मकसद थे, व्यापार के करने मकसद थे। यहाँ फूड देखी, उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। फ़ायदा थोड़ा बहुत नहीं, बड़ी लेवल पर फ़ायदा उठाकर उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया। तो ऐसे ही होता है, जब घर में
बिखराव होता है तो बाहरी लोग उसमें मज़ा लेने चले आते हैं। तो हम लोग जानते ही होंगे, गांव समाज, अगर शहर के होगे, गांव के हो, कहीं के होगे, तो कभी भी अपने घर परिवार में किसी बाहरी व्यक्ति को एंट्री नहीं होने देना है। अपने घर के मैटर को घर में ही सुलझाना है। बाहरी वाला तुम्हें लगता होगा कि बड़ा सज्जन है, मेरे लिए बढ़िया समझता है, मेरा भाई मेरे लिए बहुत वैसा है, लेकिन वो बाहरी वाला बहुत अच्छा नहीं। वो तात्कालिक हो सकता है, लॉन्ग टर्म में नहीं। कोई भी विपत्ति आएगी तो वो व्यक्ति नहीं समय पे हो तो भाई होता है वहाँ। तो उसका हम लोग उसको दूर करते हैं, दूसरे को मानने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अपने घर को संगठित करना है। हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है? इतिहास हमें सिर्फ ये घटनाएं रटना नहीं सिखाता है। इतिहास हमें सिखाता है कि जो समय गुजरा है उससे उन गलतियों को, जो समय मान लीजिए हमने कोई गलती करी तो उसको दोहराना नहीं है, उससे सबक सीखना है। तो इतिहास हमें क्या सिखाता है? जो गलतियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए आगे कोई गलती ना करना। इतिहास पढ़ने के मकसद यही है हम लोगों का। इतिहास हमें सिर्फ रटने के लिए थोड़ा नहीं कि हम लोग आज इतिहास मुगल वंश और कहीं सल्तनत, कहीं वो सम्राट अशोक के बारे में हमें ये नहीं बताता है कि हमें रटना है। इतिहास ये नहीं सिखाता है। इतिहास बताता है कि कोई व्यक्ति गलती करा और हम लोग उस गलती को ना करें, उससे सीख लेके एक नए पथ पर चलते रहें। ऐसे सम्राट अशोक, कलिंग का युद्ध, क्या हम लोगों को उससे क्या सीख मिलती है बताइए? हम लोगों को सम्राट अशोक के कलिंग के युद्ध से क्या सीख मिलती है बताइए? हिस्ट्री का पार्ट है ना, सिर्फ वो रट्टा वाला नहीं है कि हाँ इतिहास में हमने सम्राट अशोक को पढ़ा, उनके पास ऐसा वो ऐसे थे, धम्म के रास्ते पे चलने लगे और वो ऐसे नहीं। वो रट्टा है, रट्टा नहीं। हम लोग उससे क्या, कीवर्ड क्या है इसमें कि एक व्यक्ति है जो राजपाट के लिए 1.5 लाख लोगों को मौत के घाट उतार देता है। तब उसे पता लगता है कि राजपाट क्या है, कुछ नहीं है। ये तो अपने तत्कालिक संतुष्टि है, अपने तुरंत की ये संतुष्टि है कि हमारे पास इतना बड़ा सम्राट है, हमारे पास इतना साम्राज्य है, हम इस क्षेत्र के बड़े सम्राट हैं। ये तत्कालिक संतुष्टि है, लॉन्ग टर्म में सुख नहीं है। आप जाओगे, जब वृद्ध होगे, जब आपका देहावसान होगा तो आपके पास क्या बचे, क्या है, आपने क्या समाज को दिया है? कह सकते हो कुछ कि हमने समाज को क्या दिया, हमने लोगों को क्या दिया, हमने क्या कुछ किया है समाज के लिए, कुछ लोगों के लिए लाइफ में कुछ बदलाव किया? तब हमारे पास यही बचता है। तो इतिहास सम्राट अशोक का यही सिखाता है कि गलती हुई उसे स्वीकारा कि हाँ मुझसे गलती हुई, हमने युद्ध किया, बड़े लेवल के नरसंहार किया, 1.5 लाख को मौत के घाट उतारा, लेकिन उससे बड़ा सबक ये सीखा कि मुझे इस रास्ते को कभी अपनी पीढ़ियों दर पीढ़ी नहीं जाने देना है। धम्म के रास्ते पे जाना है, धम्म का प्रचार करना है, धम्म का विदेशों में प्रचार करना है, जीव हत्या नहीं करनी है, सभी जीव एक समान हैं, मानव और पुरुष स्त्री जीव जंतु सब एक समान, एक दृष्टि से देखा जाए, मानव को मानव की निगाह से और जानवर जीव जंतु को जीव जंतु के हिसाब से देखा जाए। उन्हें ये नहीं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन्हें नहीं मारना चाहिए, उन्हें नहीं मार काट के उन्हें नहीं खाना चाहिए। ये निजी स्वार्थ है तुम्हारा। तो निजी स्वार्थ के भी उनके अंदर भी आत्मा है। जैसे आप जिंदा रहने की कोशिश करते तो वैसे उनके अंदर भी एक लालसा होती, मैं भी जीवित रहूं, अपने जीवन का पालन करूं, अपने जीवन का लाभ उठाऊं। उनके अंदर भी होती है ना इच्छा। जैसे हम लोग मरना नहीं चाहते हैं, मरने के लिए कुछ भी हम तपस्या, वो कहीं पूजा प्रार्थना करते हैं, कहीं ये करते हैं, कहीं वो करते हैं, कहीं बढ़िया से खाना पीना खाते हैं, कहीं भजन करते हैं, कहीं कुछ करते हैं कि भगवान बढ़िया से रहे और हमें स्वर्ग में अच्छा मिल जाए और मुझसे नरक वाली चीज़ें ना हो, मुझसे कोई गलती ना हो, मुझे माफ़ करते रहना, यही सीखते हैं ना। तो यही है धम्म के रास्ते, मतलब गलती को स्वीकार करके सबको इस हिसाब से देखना कि हाँ मानव है,
जीव है, जंतु है, इसके अंदर भी प्राण है। हम ऐसे नहीं सताएं इन लोगों को। ये बोल के नहीं कह सकते भैया मुझे ना मारो, दीदी मुझे ना मारो, दादा मुझे ना मारो, चाचा मुझे ना मारो। हम तो बैठे हैं, तो ये लोग ये तो बोल नहीं सकते हैं। जी, ये सिर्फ इनके भाव को फील किया जा सकता है, ये क्या चाहते हैं। तो यही है कि हमें इतिहास से सिर्फ रटना नहीं, इतिहास एक घटना नहीं, इतिहास एक ऐसा सार है जिससे हम अपने जीवन की चीज़ें आगे आगाह हो सकते हैं कि यहाँ गलती नहीं करना। कोई घटना घटित होने वाली उससे सीख ले लें। कोई क्रिमिनल, उसकी हिस्ट्री क्यों देखी जाती है कि तुमने कोई क्रिमिनल किया है कि नहीं किया, हिस्ट्री क्यों अगर कोई भी मैटर होता है तो इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड क्यों देखा जाता कि आप कैसे क्रिमिनल हो, आप ऐसे हो वैसे हो। इसीलिए कि तो उसे नज़रबंद क्यों कर लिया जाता है बाद में कि आप कहीं दूसरा भी ना कर दो ऐसा कांड। तो हिस्ट्री ये दिखाती है कि अच्छा तुमने ये कांड किए हैं तो संभावना हो सकती है कहीं ये मैटर हो, फिर आप फिर ना भड़क जाओ, फिर ये कांड ना कर दो, तो उसे नज़रबंद कर लिया जाता है कुछ समय के लिए। कोई जैसे मान लो कोई समारोह है, वो ऐसी समारोह में घटना घटित करता है, तो अगर पहले ही से उसे नज़रबंद कर लिया जाता है कि वो घटना ना घटित हो, इससे पहले आप नज़रबंद हो जाओ, फिर आप रहना। तो उसकी हिस्ट्री की वजह से उसने ऐसी घटनाएं दे दी हैं समाज को, तो वो पहले नज़रबंद हो ही जाता है। तो हिस्ट्री से ही प्रशासन हैंडल करता है कुछ चीज़ों। अच्छा इसका बैकग्राउंड ऐसा है तो इसका ऐसा ऐसा, लेकिन ये गलत भी होता है। कभी कभी बैकग्राउंड उसका ऐसा होता है दूसरा फ़ायदा उठा जाता है, तो इसका भी हम लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। तो हर पहलू को बारीक नज़र से देखना होता है, ऐसे नहीं किसी को गलत तुरंत साबित कर दो, किसी को सही साबित कर दो तुरंत। उसमें कुछ मध्यम मार्ग भी होता है, कुछ मध्यम की चीज़ें भी होती हैं, जैसे बुद्ध का मध्यम मार्ग है। मतलब आदमी पूरा सही भी नहीं होता, पूरा गलत भी नहीं होता है, तो उसके अंदर कुछ कमी होगी, कुछ सही चीज़ें भी होगी। तो वही हमारा लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो कोशिश करेंगे आज कमी रहे, लेकिन आज मेरा पेन चलाने वाला नहीं है, आज कलम नहीं चलने वाली है, चल भी सकती है, लेकिन मेरा आज मकसद है कि आपको मौखिक रूप से बताऊं एक स्टोरी, कहानी और एग्जाम्पल रियल लाइफ से जोड़ के। तो आगे हम लोग बढ़िया से पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग इससे बोर ना होइए। आपको लगे क्या पढ़ा रहे हैं हम, नहीं, ये एक होता नहीं, कभी कभी हमको लगता है कि ये ऐसे पढ़ाते हैं, वो हम लोग अलग लेवल का सोचते हैं तब आपको ऐसा डिलीवर करते हैं कंटेंट। हम नहीं चाहते कि एकदम हाई लेवल का ऐसे कर दें, रियल लाइफ से जोड़ के आपको स्टोरी फॉर्म में बताएं, जिससे आपको फील हो हाँ यार ये तो मेरी लाइफ में घटित होता है, ऐसे मेरे गांव समाज में ऐसा होता है। तो टीचर वही है जो मतलब आपको आपकी लहजे, आपके तरीके में समझा दे, आपके समझ के हिसाब से समझा दे, वही तो टीचर है। फिर तो टीचर तो बहुत होते हैं, तो हम किसी का वो नहीं करते, हम भी कोई बड़े नहीं हैं, महान कोई भी नहीं है। टीचर का मतलब पढ़ते रहना, अपनी कमियों में सुधार करते रहना, स्टूडेंट का भी पढ़ते रहना, पढ़ने अपनी जो कमी है उसमें सुधार करते रहना। टीचर जो अध्ययन करता रहे वही टीचर बेस्ट क्वालिटी का निकलता है। ये नहीं हाँ मैंने सब पढ़ लिया, अब हम सर्वोपरि हैं, सर्वज्ञाता हो गए, अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। नवाचार लाओ अपने अंदर। नवाचार जिस दिन नहीं लाओगे उस दिन उस लाइन से निकल जाओगे। जो नवाचार लाता रहेगा वो ग्रोथ करता रहेगा। जिस दिन नवाचार ख़त्म उस दिन नीचे पायदान पे गिर जाओगे इंसान, कोई भी हो। तो बिजनेस नवाचार पे चलता है, कोई भी बिजनेस है नवाचार करना स्टार्ट जब किया तो चलता रहेगा, नवाचार बंद हुआ तो बिजनेस ठप। आपसे ज़्यादा माइंडेड हैं भी भाई, कई लोग ये तो नहीं कि आप लगता कि हम ही हैं, आपसे बड़े वाले हैं सब लोग, वो भी उनके माइंड में बहुत चीज़ें चल रही हैं। तो हर साल में कोई नया नया आता है और उस चीज़ को ऑब्जर्व करके उस मार्केट में अपना स्थान स्थापित कर लेता है। तो कोई एक समय तक ही रह पाता है किसी भी मार्केट में, नया आ जाता है तो उसकी मार्केट डिमांड ख़त्म हो जाती है। तो वही हम लोग कहाँ थे कहाँ आ गए, लेकिन स्टोरी के फॉर्म में ही हैं। और आपको
घबराना नहीं, हम क्या पढ़ा रहे समझ में थोड़ा लगता होगा कि पथ पे भटक रहे हैं, लेकिन वो पथ पे भटकना नहीं है। आपको थोड़े रास्ते, एक होती नहीं उपन्यास होता है तो उसमें कई कथाएँ, कई कहानियाँ चलती रहती हैं, उपन्यास इधर वो उधर वो, तो हम उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं उपन्यास के समान। आज इधर एक साइड में स्टोरी चल रही, एक इधर साइड में स्टोरी, एक उधर। उपन्यास में ना कई स्टोरियों का संग्रह हो जाता है ना उपन्यास, तो वही हम लोग उसी फॉर्म में पढ़ाएंगे। तो वही घटना है जब हमारे समाज के लोग, हमारे राष्ट्र, हमारे भारत के लोग पढ़े लिखे हुए, पहले तो निरक्षर थे, साक्षरता दर बहुत कम थी, तो पढ़ाई की कोई तवज्जो ही नहीं देता था। ये अंग्रेज आए, नई शिक्षा नीति लागू की, लाड़ में काले, तो लोग पढ़ने गए बाहर, देखा बाहर विदेश में गए, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर देखा, अपने यहाँ का जीवन स्तर देखा, बड़ा डिफरेंस उनके अंदर एकदम रिवोल्ट करने की जैसी से जागी कि मुझे भी अपने देश में ऐसे ही रहना, ऐसे खान पीन, ऐसी चीज़ें रखनी हैं। तो वो वहाँ से पढ़ के लोग अपने इंडिया आए और एक बड़े लेवल का रिवोल्ट किया। एक रिवोल्ट वो भी था 1857 की क्रांति, लेकिन नहीं सफल हो पाया, लेकिन उसने प्रभाव बहुत बड़ा डाला, इतना प्रभाव डाला कि चीज़ें बदल गई सब। कंपनी को कपा दिया कि अब आपके बस का नहीं है, हम भी लोगों के अंदर शक्ति है आपको हिलाने के लिए, हम लोगों में अंदर शक्ति है, लेकिन हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। तो कंपनी एक बार हिल गई थी। कंपनी ने उसी टाइम से रिवोल्ट हुआ, उसमें भारतीय सैनिकों की हिस्सेदारी कम कर दी हर क्षेत्र में। पहले भारतीय सैनिकों की हिस्सेदारी बहुत थी, उसे नहीं पता था कंपनी को कि हाँ ये रिवोल्ट कर देंगे किसी दिन। उसी दिन उसे पता लगा, बड़े अधिकारी रैंक पे भारतीयों को कम कर दिया कि बड़े अधिकारी रैंक पर अगर भारतीय वो सपोर्ट करेंगे तो हम लोग हार गए कहीं। तो उन्होंने बाहर से अपने इंग्लैंड से अपनी सेना भी मंगाई, अपने वहाँ से लोग मंगाए, वहाँ सेना में भर्ती किए, यहाँ के लोगों का रेशियो कम किया, यहाँ के लोगों को रेशियो कम किया, तो अपने लोगों को रेशियो ज़्यादा किया, तो उन पर विश्वास नहीं हुआ कि हाँ हमारे लोग विश्वासघात नहीं करेंगे, ये लोग विश्वासघात कर सकते हैं। तो ऐसे रिवोल्ट मेरठ से स्टार्ट हुआ और झांसी, सितारा, इधर कानपुर तरफ सब जगह फैल गया। मेरठ से स्टार्ट हो, एक क्वेश्चन है, मेरठ से उठी चिंगारी पूरे देश में, उत्तर भारत में फैल गई। तो वो चिंगारी उत्तर भारत में हर जगह फैल गई, दिल्ली सब जगह। तो बादशाह कमज़ोर थे उस समय, सारे जो बादशाह थे उस कमज़ोर हो गए थे उस समय सारे चीज़ें बदल गई थी। बादशाह सारे कमज़ोर हो गए और सब अपना विद्रोह स्टार्ट कर दिए। छोटे मोटे राजा वो अपना जीतने के लिए नवाब अपना इच्छा खातिर कर रहे, उधर नवाब, उधर निज़ाम अपना सोच रहे मेरा अलग रहे, उधर मराठा, सिख और सारे शासक राजा जो थे अपना अपना विस्तारित करने के लिए आपस में लड़ाई करने लगे। मुगल वंश की तरफ से कहीं उधर मैसूर में, तो ये सब आपसी में लड़ाई करने लगे। ऐसे करते करते ये सब हुआ। तो अब हम लोग उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो कंपनी आई जब इंडिया में, तो उसने कह देगा कि यहाँ की शासक, तो पहले तो कंपनी के एक व्यक्ति आया, विलियम हॉकिंस, जो कि जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर के दरबार में आया, कोई भी कंपनी कहीं भी जगह डालता है तो मान लीजिए अभी कोई कंपनी डाले तो परमिशन लेगा कि हाँ मुझे यहाँ कम रजिस्ट्रेशन कराएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, हर रजिस्टर कराना पड़ता है ना, कोई कंपनी स्थापित होती है। तो वो भी उस टाइम अंग्रेज आए, थॉमस वो विलियम हॉकिंस, तो जहांगीर के पास गए, वहाँ की मुझे यहाँ व्यापार करना है। गुजरात में सबसे बड़ा पोर्ट था बंदरगाह, वहाँ से व्यापार होता था अफ्रीका और अरब देशों के साथ, ऐसे कई देशों के साथ होता था। तो वहीं अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए विलियम हॉकिंस आए और
लाइसेंस के बारे में अपनी बात करी जहांगीर से, तो उन्होंने दे दी कि हाँ करिए। धीरे धीरे फिर एक सदस्य आए तामस राव, तो वो स्थापित करने के लिए, पहले तो व्यापार करते थे चले जाते, एक स्थापित करने के लिए वो आए, फिर उसमें भी दे दी। तो जहांगीर भोला भाला था, उसे नहीं पता था। ये बताइए कि अगर जहांगीर वो ना परमिशन देता कंपनी को, तो कंपनी स्थापित हो नहीं पाती और ऐसी घटना घट नहीं पाती। जहांगीर ने कंपनी को ये सब परमिशन दी, ये गलत किया कि सही किया बताइए। अगर गलत नहीं किया, गलत किया और क्यों किया, कारण बताइए। अब आप ही बताइए, फिर हम बताएंगे। बताइए, अगर जहांगीर, अगर मान लीजिए आज कोई कंपनी है, भारत सरकार से कोई रजिस्ट्रेशन, वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराता है और कहीं लाइसेंस लेता है किसी क्षेत्र की, तो कंपनी के अंदर के भाव कौन जान सकता है? वो तो वही जान सकता है जो रजिस्टर्ड कराता है। तो गवर्नमेंट तो ये जानेगी नहीं हाँ इसका भाव क्या है। इसे नॉर्मल समझे, ये तो नॉर्मल जैसे जब जो जैसी सब कंपनियां तो वैसा इसका भी है, चलो दे देते हैं। तो जहांगीर का भी वही मकसद था कि नॉर्मल है, व्यापार करेंगे, अपना खर्चा पानी करेंगे, चले जाएंगे। तो उसको ये नहीं पता था, लेकिन उनके मन में, उनको भी नहीं पता था, जिसे इसे अपना उपनिवेशवाद भारत को बनाना था, उनको भी नहीं पता था कि मुझे भारत में औपनिवेशिक बड़े स्तर पर स्थापित करना है। उन्हें पता ही नहीं, उन्हें पता था कि मुझे यहाँ व्यापार करना है, बस व्यापार, गोडाउन अपने यहाँ की देखभाल करने के लिए थोड़ी सेना स्थापित करना कुछ, और प्रशासन की उन्हें कोई अंदर चाह ही नहीं थी। वो तो ऐसी परिस्थितियाँ बनी, एक होता ना ऐसी, कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं, हम लोग चाहते नहीं, वो भी हो जाता है। आप लोग कभी कभी, हम लोग ऐसे ही होता है, घट जाती है हम लोगों के साथ घटना, हम लोग चलते कुछ के लिए हो कुछ जाता है। तो वे परिस्थितियाँ समय के हिसाब डेस्टिनी जहाँ ले जाना चाहती है हम लोग, वहाँ हम लोग जाएंगे ही, कैसे भी जाएं, ऐसी परिस्थितियाँ बनी ही जाती हैं। तो उसी हिसाब से जहांगीर ने दे दिया, चलो आप करिए व्यापार। तो उसकी गलती नहीं थी, गलती हमारे अंदर, भारत के अंदर, हमारे राष्ट्र के अंदर थी। एक थी गलती यहाँ फूट, यहाँ आपस में लड़ा, एक दूसरा राजा एक दूसरे को गिराने की कोशिश करता था। इस नब्ज को अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया कि ये राजा लोग हैं, और इधर राजा जो आपस में जो राजा थे वो लड़ रहे थे एक दूसरे को गिराने के लिए। इधर प्रशासन जो बादशाह था, जो मेन होल्डर था, उसका भी स्टेटस कम हो गया, उसका भी वर्चस्व कम हो गया धीरे धीरे। उसके शासक थे ना, थोड़ा वो नहीं थे, उनके अंदर कठोरता नहीं थी एकदम कि शासन प्रशासन को बढ़िया तरीके से मैनेज करना, वो ढीले हो गए उस तरीके शासन में प्रशासन को मैनेज करने के लिए। वो ऐसा कोई जल्दी पैदा ही नहीं हुआ। लास्ट अंतिम शासक था औरंगजेब, जो कठोर था, अपने साम्राज्य को विस्तारित करना था। उसके बाद जितने शासक हुए, एक तरीके से ढीला रवैया बनाने वाले, ढीलपुक तरीके से, तो छोटे मोटे राजा स्वतंत्र होने लगे। मराठा है, एग्जाम्पल फॉर मराठा है, वो पंजाबी हैं वो, और ये सारे जितने शासक थे, राजा थे उधर, ये सब स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगे। इधर नवाब हैं, उधर निज़ाम हैं, ये खुद अपने को स्थापित कर लिए स्वतंत्र, कि हम यहाँ के राजा हैं, हम यहाँ के हैं, हम के यहाँ नवाब मेरे ऊपर कुछ नहीं कर सकता है, तो वो बादशाह मेरे ऊपर कुछ नहीं कर सकता, हम स्वतंत्र हैं। तो सब ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर दी। ये देख के लगा कि जो सेंट्रल है, मान लीजिए सेंट्रल सरकार अभी ढीली हो जाए तो फिर हमारा क्या बचेगा? सब विदेशी बाहर यहाँ फ़ायदा उठाने लगेंगे। सेंट्रल सरकार सख्त रवैया ना अपनाए तो विदेशी कंपनियाँ अपना रुतबा स्टार्ट कर देंगी, और धीरे धीरे अपने सब इन्वायरमेंटल चीज़ें और निजी डेटा से संबंधित सारा वो उपभोग करने लगे, और हमारे लोगों की निजता समाप्त हो जाएगी। तो सेंटर ही हमारे सब लोगों की
निजता का ख्याल और हमारे इन्वायरमेंट से संबंधित चीज़ों का ख्याल रखता है। राज्य भी रखता है, लेकिन राज्य अपने हिसाब से और सेंटर अपने हिसाब से सब चीज़ों को मैनेज करता है। तो वही क्या बता रहे थे आपको, हाँ, तो स्टडी वहाँ से, हाँ, प्रशासन को वहाँ से मैनेज किया उसने। धीरे धीरे कहाँ थे, तो हाँ, फिर भाई उन्होंने लग गया, गैप पता लग गया कि हाँ राजाओं में आपस में संघर्ष बहुत है। उसी का फूट डालो राज करो नीत, एक कथन है, फूट डालो और राज करो। उनके अंदर एक डायलॉग यही था कि फूट करो राजाओं में और राज करो अपना, राज करो। तो उन्होंने आपस में, उधर तो बादशाह कमजोरी हुआ, उसके शासक जितने थे कमज़ोर हो गए, और इधर ये राजा सम्राट आपस ही लड़ रहे। तो कंपनी ने फ़ायदा उठा लिया। फिर कंपनी एक दूसरे राजाओं के सपोर्ट में आई। पहली बात, कंपनी धीरे धीरे वहाँ अपना गो डाउन किया। कंपनी ने अपना, आज की कंपनी पहले की कंपनी में डिफरेंस है। आज की कंपनी मशीनरी होता है, इकोसिस्टम में मशीनरी सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। पहले इकोसिस्टम में गो डाउन है, प्रशासन देखभाल की कंपनी पर हमला ना कर दे, सैनिक हैं उनकी माल की देखभाल करने के लिए सैनिक किए जाते थे, गो डाउन रखे जाते थे, और इधर से उधर जाने की रखवाली के लिए रखे जाते हैं। आज का डिलीवरी और ये सिस्टम नहीं था। पहले कंपनी परिभाषा बदल गई। अब मशीनरी, पहले वो अलग व्यापार था, सिर्फ ओनली इधर से उधर। तो कंपनी के लिए अपना बड़ी लेवल का व्यापार करने के लिए सैनिकों की भी ज़रूरत पड़ी, गो डाउन की भी, सामान को इधर उधर करने के लिए यहाँ एक जगह सुरक्षित रखना होगा, तो उसको ज़रूरत पड़ी। तो धीरे धीरे सेना स्टार्ट की उसने, बढ़ाई, और गो डाउन बढ़ाए। और गो डाउन बढ़ाए तो जगह की ज़रूरत पड़ेगी, तो जगह मिल नहीं रही, तो उधर पहुँचे बंगाल जो कि हमारा धनी स्टेट था। सबसे मलमल की साड़ी, और इस टाइम हमारे बंगाल की स्थिति दयनीय हो गई। वहाँ से बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए, वहाँ बड़ा समृद्ध था बंगाल। तभी तो गए अंग्रेज, वहाँ इतना सब लोग समृद्ध थे, मलमल बहुत फेमस था वहाँ का। तो अब बंगाल में उन्होंने कब्जा स्टार्ट किया, जाके वहाँ गए। वहाँ का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसके साथ उन्होंने पेंच किया। नवाब का मकसद था कि आप मुझे टैक्स दीजिए, अगर आप वहाँ व्यापार कर रहे हैं मुझे टैक्स दीजिए, और आप इतनी अपना विस्तार इतना कीजिए। कंपनी का था कि हम टैक्स देंगे नहीं, मुझे धन कमाना, टैक्स देंगे नहीं, और मुझे गो डाउन दीजिए, मुझे ऐसा दीजिए। तो कंपनी की एक बात रास नहीं आई। उधर मुग़ल नवाब थे जो, उन्होंने मना किया, तो कंपनी ने, उनके बीच तनाव हो गया दोनों के पास। तनाव जब हुआ तब कंपनी ने सोचा नवाब को गिराना है कैसे भी। ये होता ना घर का, वो एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। एक घर का अगर भेदी कहीं चला जाए, कहीं दूसरे को बताने लगा, मान लीजिए विपरीत को, किसी दुश्मन को अपनी बातें, घर का भेदी, तो वो दुश्मन पूरी घर की पोल जान जाता है। घर को गिराने में से समय नहीं लगता है, गिरा देता खट से। घर वालों कुछ भी कमजोरी कमजोर किसी इंसान को आपके घर की कमजोरी पता लगेगी तो उसे गिराना बड़ा आसान होता है। तभी कहते हैं ना, घर का वो लंका ढाए वाला कथन वही। तो उसे लगा कि नवाब सिराजुद्दौला ऐसे नहीं मानेगा, कुछ चाल चलनी पड़ेगी। तो चाल थी, मीर जाफ़र उसका सेनानायक था, उससे रिश्वत, उसे लालच दिया। एक सबसे बड़ी गलती अगर थी इतिहास में, अगर अंग्रेज़ों का हौसला बढ़ाया, वो थी प्लासी का युद्ध। 1757 जून में वो युद्ध हुआ, 23 जून को। प्लासी के युद्ध ने सारी दशा और दिशा बदल के रख दी।
अंग्रेज़ों का कॉन्फिडेंस हाई कर दिया उसी दिन से। और उसके बाद जब बक्सर का युद्ध हुआ तो वो प्रफुल्लित ही हो गए। उन्हें पता लगा अब साम्राज्य खड़ा हो गया मेरा। इलाहाबाद की संधि 1765 में, बक्सर का युद्ध 1764 और प्लासी का युद्ध 1757। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है यूपीएससी स्टेट पीसीएस में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। बक्सर का युद्ध 1764 और इलाहाबाद की संधि 1765। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में खासकर। आप ध्यान, कहानी को आप कहानी नहीं समझना है, कहानी को इस हिसाब से पढ़ना है कि एक क्वेश्चन में आएगी कहानी हम फैक्ट नहीं रटा रहे हैं ना, कहानी के थ्रू आपको बता रहे हैं सब चीज़। तो कहानी में रहस्य छुपा है, कहानी में आंसर छुपा है, क्वेश्चन छुपा है। तो कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, कहानी समझाने के लिए कहानी है, वो आपका ज्ञान को बढ़ाने के लिए। आप किसी से जब बात करो आपका स्तर अलग झलके, हाँ पढ़ा लिखा बंदा तो है, तो आप से कोई तर्क वितर्क ही ना कर पाए। हाँ अगर इससे तर्क वितर्क करेंगे भाई अलग ही लेवल का बंदा है, तो वो उस टाइप का अध्ययन करना है हम लोगों को। तो कंपनी पर शासन स्थापित किया, तो उन्होंने मीर जाफर को अपने सपोर्ट में किया कि आप बताइए, आपको हम सेना सपोर्ट कराएंगे, आपको हम इतना धन देंगे, अगर आप मेरा सहयोग करोगे तो आपको इतना धन देंगे, आपकी उसमें युद्ध में जिताएंगे आपको। और युद्ध में क्या जिताएंगे? आपको वहाँ का शासक बना देंगे, नवाब बना देंगे। ये लालच, सबसे बड़ा लालच तो यही था कि आपको नवाब बना देंगे। कंपनी ने इतना बड़ा लालच दे दिया, और इतना बड़ा लालच किसी को मिले तो वो भाई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और व्यक्तिगत स्वार्थ ही तो सब पूरे देश को बर्बाद करता है। तो व्यक्तिगत स्वार्थ ने पूरी भारत की दशा और दिशा बदल दी। मीर जाफर तो उसने लड़ाई के लिए हामी भर दी कि हम धोखा दे देंगे। जब लड़ने जाना, अंग्रेज़ों ने कहा आप लड़ने जाना, अब आप अपनी तरफ से सेना लाना। वो तो सेना नायक था मीर सिराजुद्दौला, जाफ़र सेना नायक था। सिराजुद्दौला का सेना नायक कौन था? मीर जाफ़र। तो सेना के लिए दोनों कंपनियां के उधर सैनिक आए, उधर उसके सैनिक, और सैनिक पहुँचे उधर, राजा भी सिराजुद्दौला भी आया, और सैनिक पहुँचे, सेना नायक है ही नहीं। कोई भी अगर युद्ध लड़ा जाता है तो सेना नायक की बड़ी भूमिका होती है युद्ध में। अगर सेना नायक युद्ध में विश्वासघात कर जाए तो युद्ध बचती कहाँ है? वो तो युद्ध जीत जाता पहले से ही। युद्ध तब होता है ना, टकरार होती अंतिम सांस तक, और पहले से हार या जीत तय हो जाए फिर कोई टकरार ही नहीं रहता। मान लीजिए एग्जाम्पल कि एक कोई प्लेयर है, दो टीमें हैं, टीम ए टीम बी। टीम ए का कैप्टन, टीम बी का कैप्टन। उसे लगता है टीम ए के कैप्टन को हम अगर खरीद लें तो टीम बी का जीत ही जाएगा। हम उसे लालच दे देंगे, आपको हम इतना रुपए देंगे क्रिकेट, तो आप मेरी टीम तरफ हार मान जाना, हम आपको उतना जब जीतोगे क्रिकेट तो उतना आपको नहीं लाभ मिलेगा, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देंगे। तो उसमें वो इंसान अगर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसा काम कर जाता है तो अब हार मान जाता है कि हम हार जाएंगे, हम रुपए ऐसे आउट हो जाएंगे और ऐसे ऐसे कर देंगे, तो उस बी की जीत हो जाती, ये हार जाता है ये टीम। और किसकी वजह से? उसके कैप्टन की वजह से। कैसे? कैप्टन ने धोखा दे दिया अपनी टीम को कि उसे ज़्यादा लाभ प्रॉफिट हो रहा था, ऐसे टीम उसकी ये जीतती लेकिन प्रॉफिट उसके सारे हिस्सेदारी में सब बढ़ जाता, लेकिन उसका कम मिलता प्रॉफिट। प्रतिष्ठा मिलती लेकिन प्रॉफिट नहीं मिलता। तो इसने प्रॉफिट की वजह से, व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से बी टीम के कहने पर अपना हार का सिस्टम बना लिया, हार गया। तो बी टीम जीत गई, उसका मेन मकसद हो गया जीतना, उसे स्वार्थी भाव से उसने रुपए ले लिया। तो यही भाव मीर जाफर के अंदर था। कंपनी ने कह दिया कि आपको हम नवाब बनाएंगे, तो वो प्रसन्न प्रफुल्लित, अरे हम तो बंगाल के नवाब बन जाएंगे। तो नवाब बनने के ख्याल ने
पूरे देश और देश में दिशा अलग कर दी। कंपनी पहुंची, वहाँ विश्वासघात सारा तहस नहस हुआ। उधर कंपनी ने धीरे धीरे करके मीर जाफ़र को बाद में घोषित कर दिया नवाब, और कठपुतली नवाब बनाए। एक चाल थी, कंपनी ने कठपुतली नवाब, समझे कठपुतली जानते हो ना, एक नीचे कठपुतली धागों के थ्रू नचाई जाती। अगर नचाने वाला चाहेगा जैसे नचेगी वैसे ही नचेगी कठपुतली, वैसे नहीं कि मतलब कठपुतली अपने हिसाब से नचे, कठपुतली धागों के थ्रू नचाने वाला ही जैसा नचवाएगा वैसे। तो शासक कंपनी ने ऐसे ही बनाए अपने, जो उसके सपोर्ट में, जो उसे राजस्व की प्राप्ति मिले सबसे ज़्यादा हो, उसे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए कंपनी को। तो कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए नवाब को नियुक्त करी, तो उसे नियुक्त कर दिया, अपना उनका प्रॉफिट स्टार्ट हो गया। फिर उन्होंने धीरे धीरे ये स्टार्ट किया कि भाई नवाब मीर जाफ़र, हम रखेंगे सेना आपके लिए बढ़िया से, एकदम वेल ट्रेंड सेना, सैनिक। आप कहीं भी युद्ध लड़ोगे तो वो सेना आपका सपोर्ट करेगी। आपको उस सैनिकों की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे उस सैनिकों का भाड़ा देते रहना, बस मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए। अरे नवाब और प्रफुल्लित, अरे ना तो मुझे सैनिक की ज़रूरत, प्रॉफिट देना है, कहीं साथ राजस्व मिलेगा वहाँ दे देंगे। अरे टेंशन तो नहीं है कि मेरे पास सैनिक हैं, मेरे पास नहीं सैनिक नहीं, हम कहीं युद्ध नहीं जीत पाएंगे, सेना का प्रशिक्षण वो बहुत चीज़ें होती हैं, तो उससे मुझे निजात तो मिल गई। तो मीर जाफ़र प्रसन्न हो गया। उधर कंपनी के अंदर एक ख्याल चल रहा था कि अगर सेना हमारी हो जाएगी सारी, हम किसी राजा के प्रति विद्रोह छोड़ देंगे। बढ़िया बड़ी सेना, उन्होंने फिर अपनी सेना का विस्तार किया धीरे धीरे, और लालच कि हम आपको सेना देंगे, आप मुझे उतना रुपए देना, प्रॉफिट हम लेंगे नहीं। सब राजा यही बात मान जाते थे, आप सेना अपनी हटा दीजिए, हम आपको बढ़िया सेना देंगे, घुड़सवार देंगे, जो कुछ आप किसी के साथ युद्ध करोगे हम सपोर्ट करेंगे आपका। उन्होंने अपना हथियार बना लिया, धीरे 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 अपनी सेना बड़े लेवल पर विस्तारित कर दी। बाहर के थे भी और इंडिया के उसमें शामिल करने, अपने रेजिमेंट में इंडिया के ही लोगों को शामिल कर लिया, सेना का विस्तार कर दिया। तो आपस में तो अब उससे मीर जाफ़र से टोंक झोंक होने लगी। मीर जाफ़र को था कि हाँ नवाब बनाया है, तो वो कह भी कुछ नहीं पा रहा, कंपनी इधर का राजस्व हमें दो, उधर का राजस्व दो, उसे कुछ मिल ही नहीं रहा। और द्वैध शासन कि आप लोग लॉ एंड मतलब शासन व्यवस्था देखना है और हमें राजस्व प्राप्त करना है। लॉ एंड ऑर्डर जो नवाब है उसे देखना है, और राजस्व, वो राजस्व से संबंधित जितने हैं वो चीज़ें हमको वसूलनी है। तो उधर ऐसा देखा मीर जाफ़र ने, तो वो कहने लगा यार मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है, एक सब कम मार्जिन नहीं यही ले जा रहे हैं। तो उसने फिर धीरे धीरे फिर विद्रोह किया, उसको हटा दिया, दूसरे को बैठाया। ऐसे होता रहा है, कंपनी अपनी चाल चलती रही और कई शासकों को पलटा, और डमी शासक, बिल्कुल जो कठपुतली शासक थे उनको बैठाती थी। ऐसा नहीं कि शासक कोई ऐसा हो कि अपने स्वतंत्र निर्णय ले, नहीं, कंपनी के पास जाएगा, अच्छा ऐसा करना है, अच्छा हाँ ऐसे ही करना है आपको, तो वैसे ही करो, तो वैसे ही शासक करते थे। उधर प्लासी का युद्ध जीते तो उनके अंदर हौसला तो था ही कि कर सकते हैं। एक नहीं, कोई कुछ भी पेपर एक निकल जाए तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा हाई लेवल का हो जाता है, तो उनका कंपनी का यही कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर इधर आए, उधर बक्सर का युद्ध हुआ। नवाब, अवध के नवाब थे, सिराजुद्दौला थे, यहाँ के उधर बंगाल के थे, और शाह आलम थे, नवाब मुग़ल बादशाह शाह आलम। और क्वेश्चन बनता है बक्सर का युद्ध किन के बीच में हुआ था, किसके बीच में हुआ था? तो शाह आलम मुग़ल बादशाह और अवध के नवाब शुजाउद्दौला
और मीर कासिम अवध और बंगाल का नवाब, ये तीनों ने मिलके कि कंपनी अब बहुत ऊट पटांग करने लगी है, अब इनको सबक सिखाना है हम तीनों लोगों। उनके पास कंपनी के पास सैनिक भी बहुत हो गए, तो तीनों मिलके कि चलो जंग करते हैं, तीनों लोग मिलके हार जाएगी कंपनी। लेकिन कंपनी के पास कॉन्फिडेंस उधर प्लासी का युद्ध की वजह से था, लड़ ली। उन्होंने एक पे एक करके युद्ध लड़ा, डायरेक्ट तीनों से नहीं लड़ा, आज इससे किया, आज उससे किया, उससे किया, तीनों को हरा के बंदी बना दिया। बाद में हुई 1765 में इलाहाबाद की संधि। बंगाल, उड़ीसा, बिहार का जो राजस्व था, कह दिया गया कि ये राजस्व हम लेंगे, भू राजस्व हम, और लॉ एंड ऑर्डर आप लोग करोगे। तो ये मानना पड़ा उनको, कैसे हार गए थे राजस्व कंपनी के हाथ में। अब कंपनी का हाई लेवल का प्रॉफिट हो रहा, उधर सारा प्रशासन उसके हैंडल में डमी शासक बैठा दिए, कठपुतली शासक बैठा दिए, जैसा करना होता तो उस एरिया में वैसा उसकी मोनोपोली हो गई। मोनोपोली ने दशा और दिशा आगे ऐसी बदलती रही। फिर आगे आए उसकी इलाहाबाद की संधि हुई, तो राजस्व वाली चीज़ें मिल गईं और लॉ एंड ऑर्डर ये नवाबों के हाथ में ये सब करते थे। जनता जाती थी इधर, कभी सूखा पड़ता, कभी तूफान आंधी तूफान आ गया, कुछ नुकसान हुआ किसान को, तो एक कहानी है उसमें जब जाता था किसान नवाब के पास, साहब सूखा पड़ गई, खाने के नहीं है, राजस्व मतलब टैक्स कम कर दो। तो क्या कहता था नवाब, हम क्या करें, हमारे पास तो लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ें हैं, मतलब हम मैनेजमेंट वाला काम मेरे पास है, हमारे पास राजस्व को कम करने की शक्ति नहीं है, वो तो कंपनी वसूलती है। तो वो किसान फिर कंपनी के शासक के पास पहुंचा कि साहब राजस्व कम कर दीजिए और मेरे इसकी सूखा उगा पड़ गई है। तो कंपनी कहती है क्या कि भाई आप राजा के पास लॉ एंड ऑर्डर, लॉ वही बनाती है, उधर वही अब शासकी वो नवाबी बनाते हैं, इधर उधर जा रहा वो किसान, उसे कहीं प्रॉफिट नहीं, वो इधर इधर भटकता रहा। यही हाल था उस समय का। वो कह रहे कि तुम करो, वो कह रहे तुम, अब ये तो उनके हाथ में, वो कह रहे उनके हाथ में। कभी ना गैर जिम्मेदार थे शासक, और द्वैध शासन उसे कहा गया। 1765 से 1772 तक द्वैध शासन। द्वैध शासन क्यों? एक कंपनी की तरफ लॉ एंड ऑर्डर, उधर राजस्व से संबंधित कंपनियों के पास, ऐसे द्वैध शासन चलता रहा। एक समय बाद एक समय ऐसा आया, जनता भी 1770 में भयंकर अकाल पड़ गया, कोई नहीं सुनता था। उधर प्रकृति ने भी साथ नहीं दिया, प्रकृति भी अपना रूप दिखा दिया। उधर जो जब सूखा पड़ी, किस कंपनी इसमें प्रशासन व्यवस्था में आ गई, वो घाटे में जाने लगी, और वो उसमें करप्शन होने लगा, अधिकारी सब करप्ट हो गए। और कंपनी जो रानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने अपने रॉयल चार्टर के थ्रू जो बनाई, तो एक प्राइवेट कंपनी थी ये, तो उससे प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, और जो सारा प्रॉफिट वो उसके अधिकारी अपने भेज रहे अपने घर पे। तो और रूल एंड रेगुलेशन का कोई काम ही नहीं था। कंपनी बड़ी लेवल अपना राजस्व विस्तारित, अपना एरिया विस्तार कर रही, उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं, गैर जिम्मेदार। तो वो थी कंपनी, एकदम गैर जिम्मेदार हो गई थी, अपनी मोनोपोली कर ली उसने। और इधर इतना भयंकर सूखा पड़ गया, उसे कोई मतलब ही नहीं, अपना राजस्व बढ़ा रही है, कोई नैतिकता का उसके पास था ही नहीं कुछ, की नैतिकता के हिसाब से किसानों का कर टैक्स कम, राजस्व कम कर दें, उतना ही किसान उधर टैक्स खाने के लिए उनके पास नहीं, उन्हें टैक्स भुगतना पड़ता था।
कई ऐसे 1970 में इतना भयंकर बंगाल में वो सूखा पड़ा, इससे कई लोग मर गए। कई इमेजेस ऐसे हैं हड्डियाँ दिख रही हैं, तो कुपोषित हो गए, कई मर गए, कई कुछ हो गया। तो ऐसा भयंकर सूखा पड़ा था। तो इसकी वजह से सारे बंगाल में त्राहिमाम हो गया। फिर कंपनी को लगा कि उधर कंपनी के इमरजेंसी चल रही थी, उधर कंपनी में एक सत्र चल रहा था इमरजेंसी में। एक शासक ने बोला कि जो कंपनी हम लोगों ने बनाई है उसने तो एक अपना विस्तार बहुत कर लिया है, और वहाँ के शासक करप्ट, कंपनी उसमें जा रही है, घाटे में जा रही है, शासक करप्ट होते जा रहे हैं, उनके पास धन इतना आ गया है, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो रानी एलिजाबेथ फर्स्ट को चार्टर के थ्रू उन्हें पता लगा, अच्छा तो ये चल रहा है। तो एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऐसे नहीं आया, इसका देखो आपको बताया ना, कंपनी करप्ट होती जा रही थी, इधर अपनी मोनोपोली स्टार्ट की थी, कुछ भी कर रही तो उसे कुछ गैर जिम्मेदार था शासन उस समय का। और कब तक? 1765 से 1772 तक द्वैत शासन चला। इसमें लॉ एंड ऑर्डर नवाब देखता था, और उसका और राजस्व से संबंधित काम कंपनी देखती थी। तो ये 1772 तक चला, और 1700 और इसी में कंपनी के बारे में सब चीज़ें पता लगी। कंपनी एक भ्रष्ट हो गई है, वहाँ के शासक बहुत भ्रष्ट हैं और करप्ट हो गए। वो रुपए कंपनी में शासन प्रशासन में लगा रहे और अपना रुपए अपने घर पर भेज रहे। तो तभी रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773। उसी रेगुलेटिंग एक्ट ने दशा और दिशा बदली। अब आपसे पूछ कैसे आया, आप बता सकते हो ना बैकग्राउंड कि रेगुलेटिंग एक्ट कैसे आया, इसका कारण क्या था? ऐसे नहीं आया ना, सारा इसका पीछे का इतिहास है सब। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना, कंपनी करप्ट है, और फिर उसमें नियम बनाए गए। नियम क्या बनाए गए? अब जो बंगाल का गवर्नर था उससे 4 सदस्यीय पैनल के हिसाब से ही डिसीजन लेना होता था। अब उसका एकांकी डिसीजन नहीं रहा, एकांकी डिसीजन नहीं रहा, और सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ। अब यहीं से संसद और संविधान की चीज़ें, प्रशासन बड़ा चीज़ें बढ़ती रही, प्रशासन, संविधान, राज व्यवस्था स्टार्ट हो गई। कंपनी को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1773 में, कि कंपनी अपने हिसाब से ना चले, उसमें वहाँ के शासक हों और जिम्मेदारी हो कंपनी की, कि हाँ कंपनी के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट था, उसकी देखभाल करता, उसकी चीज़ें। और 4 सदस्यीय पैनल बनाया कि सिर्फ गवर्नर का ही वो नहीं होगा कि गवर्नर सब कुछ करे, वो 4 सदस्यों को उनसे बातचीत, राय मशवरा से ही डिसीजन माना जाएगा। तो ये स्टार्ट हुआ। तो हम लोग इसका बैकग्राउंड समझे, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, पीछे की बैकग्राउंड, पीछे का बैकग्राउंड मैंने बताया, अब पढ़ते हैं हम लोग। 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC का आगमन, अराइव्ड ऑफ EIC, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा व्यापारिक अधिकार, ये अधिकार हुआ 1608 में। दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे 1765 में। आपको बताया ना कहानी में, 1765 में क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुई। तो कंपनी को क्या मिला? दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। दीवानी मतलब क्या होता है? दीवानी
भू राजस्व से संबंधित चीज़ें। और फौजदारी जो लॉ एंड मैटर, लड़ाई झगड़े और वैसे चीज़ें, सिविल की चीज़ें वैसी वो फौजदारी में आती हैं। अब कहीं देखो, आपने कहीं आपके डिस्ट्रिक्ट होता एक दीवानी और फौजदारी न्याय सत्र होते हैं, न्यायिक सत्र। तो फौजदारी मतलब जहाँ लड़ाई झगड़े, और दीवानी मतलब सिविल मैटर होता था। तो वो आप समझिए इस चीज़ का। दीवानी अधिकार प्राप्त हुए, दीवानी राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार थे। 1858 में सिपाही विद्रोह प्रत्यक्ष शासन, आपको बताए थे 1858 की क्रांति जो मेरठ से स्टार्ट हुई, तो इधर कानपुर, सतारा, इधर सब जगह, दिल्ली, इधर सब जगह विख्यात हो गई, फैल गई। अब वो विद्रोह बड़ी लेवल पर हो गया। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई जैसी महान स्त्री स्वतंत्रता सेनानी, और कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे, तात्या टोपे, ऐसे कई थे, मंगल पांडे, तो कई थे ऐसे। सिपाही विद्रोह क्राउन, और सिपाही विद्रोह हुआ तो कंपनी को वो लगी गया कि अब कंपनी शासन उनके रानी के कंट्रोल में आ गया। प्रत्यक्ष शासन, डायरेक्ट रूल बाई ब्रिटिश क्राउन, हैंडल करने लगी ब्रिटिश क्राउन रानी। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, और तब जाके 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ये रास्ता को तय करने में, इस रास्ता को तय करने में, यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में हमारे कई राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, महापुरुष का खून पसीना की दाग थी, खून पसीना की मेहनत थी, तब ये लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाए। सब ने बहुत कुछ त्यागा, सब ने अपना बलिदान किया, सब लोगों ने, माताओं ने अपने बेटों को त्यागा, आज़ाद हो गए, कईयों को फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो उसी हिसाब से तो ये रास्ता बड़ा कठिनाई का था। एक भजन है, डगर पनघट की बड़ी कठिन है, कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटकी, डगर पनघट की बड़ी कठिन है, बहुत कठिन है। मधवा से मटकी मतलब अपने फल को प्राप्त करने के लिए कैसे मैं प्राप्त करूं, बड़ा ऊंचाई पर है, कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटकी, मतलब अमृत, वो उसमें अमृत है, उसमें मटकी कैसे भरूं। तो वही है, मतलब कोई लक्ष्य होता है ना, उसको पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता, तब मिलता है। तो यही है। तो आगे चलते हैं हम लोग। ये हमारी एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी, और हमने अपने तरीके से पढ़ाने का एक नवाचार स्थापित किया है, और इस कंटेंट वही है, लेकिन अपने तरीके से पढ़ाएंगे। तो ब्रिटिश शासन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ब्रिटिश प्रशासन का वर्गीकरण कैसा था। एक था कंपनी का शासन, कंपनी रूल्स, एक सम्राट का शासन, पहले कंपनी चलाई शासन, फिर सम्राट के अधीन आया। तो कंपनी का पीरियड क्या था, 1773 से 1885 तक कंपनी का शासन ये कहलाया, और 1858 से 1947 ये सम्राट क्राउन शासन कहलाया। पढ़िए, देखिए आप। तो ए
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट महत्व। जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसका महत्व क्या, उसका देखिए। संवैधानिक महत्व क्या था इसका। ईसीआईसी के कारणों को नियमित और नियंत्रित करने वाला पहला कदम, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने वाला एक पहला कदम था रेगुलेटिंग एक्ट। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। कंपनी को मान्यता मिली कि आपके प्रशासनिक कार्य क्या होंगे और आपके राजनीतिक कार्य क्या होंगे। डिवाइड कर दिया कि आपके प्रशासनिक एक कार्य, आपके राजनीतिक कार्य एक। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव और केंद्र के अधीन केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। सत्रह सौ 73 एक्ट की प्रमुख विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। कार्यपालिका की फीचर्स, एग्जीक्यूटिव, बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, पहले बंगाल का गवर्नर था पहले, अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और ये न्यायपालिका और नियंत्रण तंत्र, जुडिशरी एंड कंट्रोल मैकेनिज्म। न्यायपालिका और रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही 1774 में एक उच्चतम न्यायालय, जो हम लोग आज हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वही स्थापित हुआ। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता की स्थापना हुई। एक मुख्य न्यायाधीश था तो 3 अन्य न्यायाधीश थे इसमें, चीफ जस्टिस, अदर जजेस और नियंत्रण तंत्र, कंट्रोल मैकेनिज्म। ईसीआई निजी व्यापार और भारतीयों से रिश्वत उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया। और पहले जो निजी व्यापार था उसको कंट्रोल करके उसमें भारतीयों से रिश्वत और उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया, बैन कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की गवर्निंग बॉडी, और गवर्निंग बॉडी बनाई गई। अब उसके डिसीजन सिर्फ गवर्नर नहीं कर सकते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट। राजस्व, नागरिक और अन्य सैन्य मामलों की जानकारी देना बस। अब कंपनी को, पहले तो कंपनी अपने हिस्से में अपने हिसाब से साधन कर, अब कंपनी को सब ब्यौरा देना पड़ता था। सुप्रीम कोर्ट और ये रेगुलेटिंग इसीलिए लाया गया था कि आप कितना करप्शन करते हो, उसको निगाह मॉनिटरिंग करने के लिए ऊपर से सिस्टम बैठाया गया, कंपनी के ऊपर मॉनिटर करे, देखे गतिविधियाँ क्या कर रहे हैं। तो
उसमें राजस्व और नागरिक सैन्य मामलों की जानकारी देना आवश्यक हो गया था। और आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन बनता है यूपीएससी और पीसीएस में कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ था? तो 1774 में। इसमें कितने सदस्य थे? तो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है 1781 का संशोधन अधिनियम, 1781 का अमेंडिंग संशोधन अधिनियम, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसका देखिए, इसमें प्रॉब्लम थी एक, क्यों 1700 जब 73 का रेगुलेटिंग एक्ट आया ना, एक होता ना कुछ नियम अधिनियम बनने के बाद कुछ उसमें खामियां रह जाती हैं, तो उसे दोबारा उसे रेगुलेट करने के लिए उसमें उस रूल में कमी होने के कारण उसे विनियमित फिर किया जाता है, फिर उसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं। तो उसमें बाद में 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया फिर दोबारा कि अच्छा इसमें अभी उसका फिर वो लोग जो थे कंपनी के 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होने के बावजूद फिर भी करप्शन हो रहा था, तो उसमें फिर नया चार्ज डाला कि अब ऐसा करें तो करप्शन ना हो और कंपनी फ़ायदे में रहे। तो उसने किया, फिर वह संशोधन आया। तो आया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की खामियां को ध्यान में रखते हुए 1781 का संशोधन अधिनियम आया। खामियां थी, इसमें खामियां हो गई थी, तो तब आया ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट 1781 पारित किया, संशोधन अधिनियम पारित किया। इसमें खामियां थी, उसका फ़ायदा कंपनी के लोग उठा रहे थे, उसका फ़ायदा ना उठाएं इसलिए इसमें संशोधन किया गया। और इसका वो सोल्यूशन क्या हुआ, ब्रिटिश संसद द्वारा 1781 में अमेंडिंग एक्ट पारित किया गया, और जब ये पारित कर दिया गया तो इसमें खामियां उनकी नज़र में लगा कि अब सही है। फिर भी वो धीरे धीरे अमेंडमेंट एक्ट आते रहे और खामियों को दूर करता रहा। कोई भी नियम बनता है ना, उससे धीरे धीरे ही उसमें सुधार आता है। एकदम कोई नियम सटीक नहीं होता है हर चीज़ का कि हाँ अब ये अपने में परिपूर्ण है, उसमें खामियां होती ही हैं। उसमें धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं तो उसमें ऐड ऑन किया जाता है और उसमें विनियमित किया जाता है, उसे दोबारा विनियमित किया जाता है। तो इसे बंदोबस्त कानून, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से अब क्वेश्चन आता है यूपीएससी और आईएएस वाला और पीएससी में, बंदोबस्त कानून किसे कहते हैं? तो इसे 1781 का संशोधन अधिनियम, बंदोबस्त कानून, बंदोबस्त सुधार किया गया ना, तो इसे बंदोबस्त कानून, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, क्वेश्चन यहीं से होता है। इसे बंदोबस्त कानून, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको इसको ध्यान रखना, बंदोबस्त कानून किसे जाना जाता है? 1781 संशोधन अधिनियम। त्वरित पुनरीक्षण एक नज़र में हम आपको बताते हैं क्या क्या हुआ। तो वर्ष 1765 में क्या हुआ, दीवानी राइट्स, इनको राजस्व से संबंधित अधिकार मिल गए ना, इलाहाबाद की संधि हुई। तो मुख्य व्यक्ति संस्था कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी का था ये दीवानी अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, राजस्व और दीवानी न्याय का अधिकार, राजस्व और दीवानी था, वो न्याय का अधिकार इससे संबंधित था। ये थे, राजस्व को प्राप्त हुआ। एक पूछा जाता, दीवानी राइट कब मिले? 1765 में कंपनी को, एक क्वेश्चन पूछा था, किसको मिले? ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स इसके गवर्नर बने, गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर
फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जो वारेन हेस्टिंग्स से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। 1700 में सुप्रीम कोर्ट बना, एक CGI, 3 अन्य अदर जजेस, एस्टेब्लिश्ड बाई कलकत्ता अंडर 73 एक्ट, जो 1973 के एक्ट के थ्रू स्थापित हुआ था। 1781 अमेंडिंग एक्ट, जिसे सेटलमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है, वो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू आया और इसे नॉन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट फिक्स 1700 डिफेक्ट्स करता है। 1773 के जो रूल, वो नियम बना था, उसको डिफेक्ट करके उसको बनाया, उसमें विनियमित किया गया उसे। 1773 को दोबारा संशोधन करके इसको बनाया गया सेटलमेंट एक्ट। द ट्रांजिशन फ्रॉम 1600 से 1773 मार्क द अल्टीमेट शिफ्ट ऑफ द EIC फ्रॉम प्योर मर्चेंट्स एंड रेगुलेटेड पॉलिटिकल इंटीग्रिटी और लाइंग द बेडरॉक्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बताया गया 1773 कंपनी 1600 से आई और 1773 में इसका कैसा क्या हुआ वो बताया गया। कंपनी कब आई? 1600 में आई और इसका विनियमन कब हुआ? 1773 में। परीक्षा से संबंधित क्या है इसमें? तो इसका है भारत में PYQ आधारित है विकल्प। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस अधिनियम द्वारा रखी गई थी? क्वेश्चन है केंद्रीय प्रशासन। तो आप बताइए बंदोबस्त 1781 का बंदोबस्त कानून के थ्रू, सेटलमेंट एक्ट, 1770 का रेगुलेटिंग एक्ट, केंद्रीय प्रशासन की नींव बताना है, 1858 भारत का शासन अधिनियम और 1946 का कैबिनेट मिशन। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस अधिनियम द्वारा? केंद्रीय प्रशासन। तो इसका होगा इसमें तो इसका आंसर होगा 1 1781 का बंदोबस्त कानून अधिनियम। क्वेश्चन नंबर का ए ऑप्शन सही है। तो 1773 के एक्ट के तहत स्थापित कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? क्वेश्चन होता है ना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं UPSC और PCS में। तो कितने न्यायाधीश थे? 1 CGI और 3 अन्य जजेस। तो आंसर इसका क्या हुआ? C। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर क्या है? सेटलमेंट एक्ट 1781। बताए ना बढ़िया से आपको। तो आप जितना मैं पढ़ाऊँ उसको ध्यान से पढ़ना, बस नैया पार। तो आंसर कितना है इसका? C। सब लोग अपने अपने क्षेत्र में विजेता होते हैं। ब्रिटिश भारत के प्रमुख अधिनियम 1781 से 1713 तक ये अधिनियम आए। तो कंपनी शासन पर ब्रिटिश कंपनी ऐसे ही अपने अधिनियम लाती रही, अपने में सुधार करती रही और धीरे धीरे अपना हैंडल और केंद्रीय सत्ता का विस्तार होता रहा। कंपनी शासन पर ब्रिटिश नियंत्रण का क्रमिक विकास, रेगुलेटिंग एक्ट 1770 कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा निरंतर सुधार किया। अपनी कमियों में कोई कमी होती तो आदमी पढ़ पढ़ के सुधार करता है अपनी, तो चीज़ें इन्होंने अपनी चीज़ों में सुधार किया। ऐसे आए थे जहाज़ों के थ्रू। पहले ऐसे ही जहाज़ थे, शिप थे। तो पहले ऐसे कंटेनर टाइप के, ऐसे जो बड़े बड़े आज के मॉडर्न शिप है ना, वैसे नहीं थे।
इनका ये देखो ऐसे इनकी दशा और दिशा बदली जाती थी इनके थ्रू, ये नहीं ये लगे, इससे इनकी दिशाएं चेंज होती थी, इधर से ऐसे घुमा दिया तो ऐसे इधर जाता था, ऐसे ऐसा सिस्टम था। तो सिर्फ पहले ऐसे ही थे बड़े बड़े, इन्हीं से व्यापार होता था। कंपनी के कार्यों का ऐतिहासिक विभाजन हुआ, किसमें हुआ? इतने के टाइम पीरियड में। गवर्नर जनरल की शक्तियों का विस्तार और शक्तियों का केंद्रीकरण, गवर्नर जनरल की शक्तियों का विस्तार और शक्तियों को केंद्रीकृत किया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का पतन और क्राउन की संप्रभुता की स्थापना, व्यापारिक अधिकार का पतन किया गया। कंपनी जो थी पहले वो हर क्षेत्र में व्यापार करती थी, धीरे धीरे उसको शासन से संबंधित चीज़ें सौंप देंगे, व्यापार से संबंधित। पहले सिर्फ मोनोपोली थी कंपनी की, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अधिकार था भारत में व्यापार करना। फिर धीरे धीरे जब ब्रिटेन में औद्योगिक विकास हुआ तो कई प्राइवेट कंपनियां खड़ी हुई, तो अपना एक्सपोर्ट करने के लिए माल को वो बड़ा मार्केट ढूंढ रही थी, तो उन्हें इंडिया मार्केट दिखा। तो वहाँ की शासन व्यवस्था में कहा कि आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को ही क्यों एकाधिकार दिया गया है, मेरे सब लोगों का फैक्ट्रियाँ बन रही, मुझे भी अपना वहाँ व्यापार करना, मुझे भी अपना एक्सपोर्ट करना है चीज़ों को, कपड़े और चीज़ें जो बनाते हैं। तो तब उनको राइट मिला कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की मोनोपोली समाप्त होगी, अब अन्य जो यूरोप की कंपनियाँ होंगी वो व्यापार कर सकती हैं। तो सिर्फ स्पेशल उसका जब तक रहा तो अफीम और चाय का चीन से व्यापार होता रहा। उसके बाद 10 साल बाद उसमें भी उसका वो चला गया अधिकार, फिर वो प्रशासन से संबंधित ही चीज़ें करती रही, वो पहले उसका होता रहा था व्यापार। क्वेश्चन बनता है चीन और उसको कब तक, चीन से चाय और अफीम का व्यापार उसमें उसकी मोनोपोली रही और सारे में सब लोग आए। तो ये ध्यान रखना पॉइंट। बंदोबस्त अधिनियम 1781 ऑफ एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसका उद्देश्य क्या था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों में सुधार करना, गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से उनके आधिकारिक कृत्यों के लिए मुक्त कर दिया गया। और इसके जो गवर्नर जनरल थे उनके काउंसिल और जो सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार से उनको आधिकारिक कृत्यों के लिए मुक्त कर दिया गया। अगर गवर्नर जनरल कुछ ऊट पटांग करता है तो उसे इस सुप्रीम कोर्ट से ना उसे छूट दे दी गई, आधिकारिक कृत्यों के लिए छूट मुक्त कर दिया गया कि आपका कोर्ट में मैटर नहीं जाएगा, आप कुछ भी करो नहीं, आप सर्वोपरि हो, आपका कुछ नहीं कोई बाल वाका कर सकता है। तो ये हो गया तो इसका रेगुलेटिंग एक्ट में। और राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर रखा गया था। जो राजस्व वसूली से जो जुड़े मामले थे वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से बाहर कर दिए। क्योंकि कारण क्या था उसे बाहर करने का? क्योंकि अगर ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय में रहेंगे तो ये बार बार एक कोर्ट में जाएंगे, बार बार कंपनी के ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, छवि खराब होगी। और अब तो उसके हाथ में आ गई थी रानी, मतलब गवर्नमेंट, अब इंग्लैंड की गवर्नमेंट के हाथ में आ गई ना ये कंपनी, तो गवर्नमेंट की छवि खराब होगी। रोज़ जो श्रमिक होंगे, किसान होंगे, वो उसमें मुकदमा ले जाएंगे कोर्ट में। तो उधर जो गवर्नर जनरल है वो भी अगर कुछ कर रहा है तो उसकी भी वो होगी बेइज्जती की, अच्छा ये किसानों के सता रहे, वो कर रहे, ये मतलब सताना और डरवाना धमकाना वाली उनकी चीज़ जाएंगी तो छवि खराब होगी ब्रिटेन की। तो उसमें केस जाएगा नहीं ना, ये छवि खराब होगी। तो उसमें उसकी छवि मतलब राजस्व इसमें सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिए गए ये लोग। कलकत्ता के निवासियों पर न्यायालय का अधिकार, लेकिन उनके निजी कानूनों जैसे हिंदू मुस्लिम का सम्मान था। कलकत्ता के निवासियों पर न्यायालय का अधिकार था लेकिन उनके निजी कानूनों पर था। अगर राजस्व से संबंधित है तो नहीं, निजी कानून में उनका सुधार। कैसे? निजी कानून में हस्तक्षेप था और कर से संबंधित है, वैसे कोई लड़ाई झगड़ा वैसे मैटर अगर उससे संबंधित है,
जो गवर्नर जनरल से संबंधित कि सेना से कुछ कर दिया गांव समाज के लोगों को, तो उसका अधिकार मैटर नहीं ले जा सकते हो आप कोर्ट में। हाँ, आपका दीवानी है, विवाह संबंधी ये चीज़ें हैं, हिंदू मुस्लिम जो सामाजिक सिविल वाले हैं वो ले जा सकते हो उसमें कोर्ट में। प्रांतीय न्यायालयों में प्रोविजनल कोर्ट्स की अपील गवर्नर जनरल और काउंसिल के पास दायर होगी, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। जो प्रांतीय न्यायालय की अपील जो थी तो गवर्नर जनरल के पास, काउंसिल के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, वो उसका क्षेत्र बड़ा था उसमें, वो एक गवर्नर के पास जाते हैं न्यायालय। जैसे प्रांतीय न्यायालय, जैसे राज्य में जो राज्य न्यायालय होते हैं, सत्र न्यायालय आपने सुने, सत्र न्यायालय ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं ये न्यायालय, तो वो गवर्नर जनरल के पास। प्रांतीय न्यायालयों और अपील गवर्नर जनरल काउंसिल के पास दायर होगी, ना कि सर्वोच्च न्यायालय। प्रांतीय न्यायालयों की अपील मतलब जो जज का काम करेगा, जो निर्णय देने का काम करेगा, तो अपील मतलब अपील की जाती है ना, लगा अपनी फाइल कोई अपील करवाता निर्णय दिलाता है, तो अपील वो गवर्नर जज का काम कौन करेगा? गवर्नर जनरल, प्रांतीय वाले, तो ये करता है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों के लिए नियम और विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया, उसे अधिकृत कर दिया गया प्रांतीय न्यायालयों के लिए कि आप आप ऐसा नियम बना सकते हैं राज्य के लिए कि आप ऐसा नहीं करिए, वैसा नहीं करिए, तो गवर्नर को ये शक्ति दे दी गई, एक जज को ना दे के। आप वर्तमान में हमारे यहाँ जिला न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, ऐसे न्यायालय होते हैं ना, तो सबसे बड़ा जिला न्यायालय, फिर उसके सत्र न्यायालय, उसके नीचे उसके सब पार्ट होते हैं ना, तो वही सब तो प्रांतीय न्यायालयों के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया गवर्नर जनरल। ऐसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों का पृथक कर दिया गया, पृथक्करण कर दिया गया कि आपका व्यापारिक काम ए और राजनीतिक काम ए, पार्टीशन कर दिया। अभी एक ही में चल रहा है, व्यापारिक कर रहे, राज सब कर रहे, तो पार्टीशन कर दिया। आपका यहाँ से पूछा कंपनी की राजनीतिक और वाणिज्यिक कब हुआ, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये क्वेश्चन बन जाता है। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों का